welcome back again. We'll start with now 2021 CSAT English comprehension. That's what we were doing in the last class also. Okay, so we are done with 2023 and 2022. So again a reminder, there will be a batch starting soon, both offline and online, with a 2-year foundation course with free NCERT sessions, and it will be a mains cum pre-integrated batch. Please contact for further information. Okay, let us start. It will be a UPSC course. Okay, not there are MPSC courses as well. This is a UPSC course advertisement. It will start soon. It's an integrated batch, so please contact. Admissions open. If any further questions, please feel to comment in the comment box for online students. So we'll start directly with the paper. So first passage. So we'll go by conventional way or start reading the question first. Passage? Passage. Okay, fine, passage. Researchers simulated street lighting. Researchers simulated street lighting on artificial grassland plots containing pea aphids, sap-sucking insects at night. What are pea aphids? Sap-sucking insects at night. क्या कह रहा है पहला लाइन? Researchers stimulated street lighting on artificial grassland plots containing pea aphids. एक तरीके के इंसेक्ट्स होंगे शायद, पता नहीं क्या है, हमें भी नहीं पता. आगे बढ़ो. क्या है? क्या होता है? इंसेक्ट्स. वही मैं कह रहा हूँ ना. अगर दूसरा उसने एग्जाम्पल इंसेक्ट्स दिया तो शायद ये भी इंसेक्ट्स ही होगा. एट नाइट दीज वेर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट. अ व्हाइट लाइट सिमिलर टू न्यूअर कमर्शियल लैम्प्स, जो हमें नॉर्मल रोड पे हमें पीले लाइट जो दिखते, दोज आर सोडियम लैम्प्स. एंड अनदर लाइट व्हाइट लाइट. बेसिकली ये स्टडी हो रही है उन इंसेक्ट्स पे डिफरेंट लाइट्स डाल के. ठीक है ना. क्यों स्टडी हो रही है शायद आगे लिखा हो. द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वॉज शोन टू इनहिबिट rather than induce flowering in a wild plant. क्या कह रहा है? लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट was shown to inhibit मतलब रोकना, rather than induce मतलब encourage करना. ठीक है, growth. So low intensity amber light was inhibiting flowering in the plant, flowering in the wild plant of the pea family. अच्छा, तो ये शायद फ्लावरिंग प्लांट है, इंसेक्ट नहीं है. देखो अभी यहाँ पे समझ में आ गया कि ये प्लांट है शायद. फ्लावरिंग कहाँ पे है? हम लो इंटेंसिटी इज इनहिबिटिंग फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली विच इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द पी एफिड्स. नहीं, वो पी एफिड्स इंसेक्ट्स ही है. अच्छा, इंसेक्टिवर्स प्लांट है. ओके फाइन. इवन आई डोंट नो अबाउट इट, बट इवन इफ यू डोंट नो यू कैन स्टिल गो थ्रू द क्वेश्चन. ठीक है ना. हर बार inducing, it is rather inhibiting flowering of the plants which is the source of food for the pea aphids on the grassland. मतलब फ्लावरिंग नहीं हो रहा है और इनकी वजह से इनके सोर्स ऑफ फूड पे फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है. कि किन पे? पी एफिड्स पे, जो इंसेक्ट्स है. द नंबर ऑफ एफिड्स वाज आल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड. वो भी कम हो रहे थे नंबर ऑफ एफिड्स अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. ठीक है, वही स्टेटमेंट है. मतलब फूड ही नहीं मिल रहा तो उनका पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा. बेसिकली क्या कह रहा है रिसर्च ने? दो प्रकार के लाइट है इंसेक्ट्स पे डाले हैं और उन फिर फ्लावरिंग प्लांट पे, मतलब बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ लाइट ऑन इंसेक्ट्स. ठीक है ना. कैसे उनके फूड पे अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद उनके पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है. अब नाउ विल सी द इन्फरेंस, लॉजिकल इन्फरेंस. लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द प्लांट एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट्स. रॉन्ग नहीं कह सकते. यहाँ ऐसा कुछ लिखा है? लो इंटेंसिटी हैज मोर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स. अब इसने लिखा है कि इनहिबिट फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ पी फैमिली. पैराग्राफ में एक प्लांट के बारे में लिखा है कि जो लो लाइट इंटेंसिटी है वो एक प्रकार के प्लांट को इफेक्ट कर रहा है. यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन द प्लांट्स. एक
जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट को कि सभी सभी प्लांट्स पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है लो लाइट इंटेंसिटी, ऐसा तो नहीं कह रहा है पैराग्राफ। लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। देखो अभी यहाँ पे लो लाइट इंटेंसिटी था, यहाँ लाइट पोल्यूशन है, पोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना, ठीक है, परमानेंट नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल करना है, कैंसिल। व्हाइट लाइट इज द बेस्ट, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। व्हाइट लाइट क्या कह रहा है, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स एज कंपेयर टू लाइट ऑफ अदर कलर्स। फिर से वही चीज है, यहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे उन्होंने उसने क्या कहा, व्हाइट लाइट बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Proper intensity of the light in an ecosystem is important not only for plants but for animals too. ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट का भी दिया है, प्लांट्स का भी दिया है। Proper intensity of a light in an ecosystem is important not only for plants but for animals too. देखो इसमें कंफ्यूजन था पहले, मतलब जब आंसर की निकली थी तो बी और डी में कंफ्यूजन था आंसर कीज में भी, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से आंसर बी है। अब क्यों है इसका अंदाज, हम ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम, ठीक है ना। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स फॉर एनिमल्स टू, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, दिस इज तो यहाँ पे भी पूरे एनिमल्स और पूरे प्लांट्स के लिए दिया है। हाँ, पर इसने ये भी तो कहा है ना कि प्रॉपर इंटेंसिटी बोला इसने, ऐसे लो हाई ऐसा भी कुछ नहीं बोला है, तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें डाउट था, इसलिए नहीं हो सकता डी। तो आंसर तो बी है, वो तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डाउट था क्वेश्चन में, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, मतलब अभी कुछ क्वेश्चन आपको 2020 वाला एक पेपर है, से वो क्वेश्चन आया तो मैं यूपीएससी का आंसर मार्क नहीं करूंगा, मैं दूसरा ही आंसर मार्क करूंगा, मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए मैंने जब वो कहा था कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, उसमें से 4 रॉन्ग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 रॉन्ग यूपीएससी के हिसाब से, मतलब हमारी और यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही, उनके लिए 2 रखना पड़ेगा हमें, और 2 हमारी गलती, जो अपन ने गलती किया, ऐसे 4, उसमें का एक ये, ठीक है। ये किसका ही पेपर है ना, ठीक है, एक ही बार में पढ़ना है, पहले क्वेश्चन देखना है, पढ़ लेते पहले क्वेश्चन देखते। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, फाइन, फिलहाल इसको सही मानते हैं। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। पूरी तरह से नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब अभी फिलहाल डाउट में ही है सब कुछ। पॉलिनेटर्स हैव बिकम स्केर्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। पॉलिनेटर्स बिकम स्केर्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये तो काफ़ी मतलब ब्लैंक स्टेटमेंट है, यू कैन इजीली कंसिडर दिस राइट। अब क्या बचा, 2 ही ऑप्शन में, 2, 3, 4 एंड 3, 4, मतलब चौथा तो सही है। डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है। कोई भी एक स्पेसीज में डाइवर्सिटी दूसरे स्पेसीज में डाइवर्सिटी इफेक्ट करेगी, ये बायोडाइवर्सिटी का नियम ही है। तो 3 और 4 तो सही है, 2 देखना है हमें, मतलब पहला गलत हो गया। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। फूड ग्रेन्स और पॉलिनेटिंग एनिमल्स का कोई संबंध है क्या? पर हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स तो फूड ग्रेन्स वाइट राइस और व्हीट में पॉलिनेटिंग एनिमल्स कितना काम करेंगे पूरा सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए? नहीं, सीरियल्स की बात हो रही है यहाँ पे। राइस व्हीट सीरियल्स मतलब क्या, राइस व्हीट मेन मेजर सीरियल्स, उसके लिए पॉलिनेटिंग एनिमल्स की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं है, बिना पढ़े आंसर हो गया, ठीक है। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स, ये हमने
कैंसिल कर दिया था। क्यों कैंसिल किया था? सभी हॉर्टिकल्चर मोनोकल्चर मतलब क्या? मैं उस दिन बताया था, ये टर्म फिर से आई है, दूसरी बार आई है ये टर्म, पॉलीकल्चर और मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब एक ही टाइप के प्लांट्स, पॉलीकल्चर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। ये डाउट में है अभी भी, मतलब 2, 3, 4 और 3, 4 में डाउट है। ये मोनोकल्चर जब भी आएगा इट विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट। पॉलीकल्चर इज गुड, मोनोकल्चर इज बैड। यू नीड टू हैव क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। हाँ, इंसेक्ट में उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं ये हमें नहीं पता ना, इसलिए हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज आर पॉलिनेटिंग बाय एनिमल्स। देखो फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज, सीरियल्स आर फ्लावरिंग स्पीसीज, pollinated by animals including birds and mammals, but the main pollinators are insects. Pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as many plant derived medicines. ठीक है? At least 1/3 of the agricultural crops depend upon pollination. Agricultural crops लिखा है इसने, but cereals नहीं mention किया है, ठीक है ना? Agricultural crops are not only cereals. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination, and they are crucial for to more than 400 crops. Pollination is essential service that is result of intricate relationship between plants and animals. ठीक है? And reduction or loss of either of affects the survival of the both. एक का भी अगर कम ज़्यादा हुआ तो दूसरे पे अफेक्ट पड़ेगा। Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. अब देखो मोनोकल्चर के बारे में कोई भी यहाँ पे बात हुई नहीं है, so we can skip it and go for 3 and 4. एक बार पढ़ते, ये थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन है ना, पैराग्राफ छोटा है। स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर कावेरी रिवर बेसिन ऑफ तमिलनाडु यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कावेरी बेसिन, ठीक है, यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स, यूजिंग समथिंग showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and a decrease in number of rainy days. रेनी डेज कम हो रहा है और जो वेरिएशन है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हो रहा है। दीज climatic shifts will have an impact on the hydrological cycles in the region. Hydrological cycle, precipitation cycle, it will have effect, lead to more runoff. Runoff, you know runoff? उस दिन बताया था मैंने runoff and infiltration, बह जाना पानी, runoff, running off. Hydrological cycle in the region lead to more runoff and less recharge. देखो ये जोग्राफिकल टर्म्स है। अगर यहाँ पे सॉइल रहेगी, इन्फिल्ट्रेशन होगा पानी का, पानी अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा। अगर यहाँ पे कंक्रीट है तो पानी बह जाएगा। तो वही ये कह रहा है, क्या कह रहा है, रन ऑफ बढ़ेगा लेकिन लेस रिचार्ज कम हो जाएगा। क्यों? सॉइल के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो आपको बस ये टेम्परेचर भी नहीं, ये शायद अब तक उसने रीजन दिया ही नहीं है। डिक्रीज नंबर ऑफ रेनी डेज, ओके, समहाउ दिस इज रिजल्टिंग इनटू इट, उसने रीजन नहीं बताया अब तक, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल। फर्दर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स इन द स्टेट। दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू सिक्योर देयर क्रॉप्स। अगर आप जीएस का नॉलेज है आपको तो शायद पता होगा, तमिलनाडु इज वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है। वो काम का नहीं हमें यहाँ पे। अब देखते हैं क्रक्स। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कहीं भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, हेवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। बिल्कुल स्पेसिफिक सोल्यूशन दे रहा है ये चीज। Changes increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it. ठीक है स्टेटमेंट। Climate changes increases the criticality of water resources while simultaneously threatening it. Climate changes causes the farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky crop strategies. देखो ये तो दो हमने काट दिए फिलहाल,
ये हमें सही लग रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज थ्रेट करेगा वाटर रिसोर्स को, ये तो पैराग्राफ का वही पूरा सेंस है। अब क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज चेंजेस द फार्मर्स एटीट्यूड। अब फार्मर का एटीट्यूड यहाँ पर मेंशन तो है वैसे, लेकिन क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, वाटर, वाटर भी फोकस है पैसेज, तो आंसर इज सी। वही पैराग्राफ है, नहीं अलग। अब ये देखो, ये थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक पैराग्राफ है, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे कुछ बात हो रही है, हमें नहीं पता होगा ये क्या है, तो पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। रिसर्चर्स वेर एबल टू यूज स्टेम सेल्स, researchers were able to use stem cells to gauge the neurotoxic effect of the environmental pollutant bisphenol A, BPA. It's an environmental pollutant, ठीक है। और रिसर्चर्स ने इस एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का इफेक्ट निकाला है, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, किसमें, हमारे स्टेम सेल्स में, ठीक है। दे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज टू एग्जामाइन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीए। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ा स्टेटमेंट है, अ कंपाउंड नोन टू कॉज हार्ट डिसीज, डायबिटीज एंड, ये बार बार ये बड़े बड़े सेंटेंस क्यों दिखाता है, ताकि आपको वो इंग्लिश, मतलब ये इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे आपका, आप कितना समझ पा रहे हो सेंटेंस को, आप कितना तोड़ तोड़ के वो बना रहे हो सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल्स एंड सेल बेस्ड एसेज, ये यूज कर रहे हैं टू व्हाट, टू एग्जामाइन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल, कुछ होगा ये, हमें क्या करना है, छोड़ो उसको, कुछ होगा, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अपॉन ट्रीटमेंट विद बीपीए। अब बीपीए क्या है, बीपीए इज अ कंपाउंड नोन टू हैव कॉज हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज एंड डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन। बीपीए की वजह से ये चीजें हो रही है। They were able to detect and measure BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layer such as endoderm, ectoderm and establishment of neural cells। अभी क्या कह रहा है पैसेज, एक हमारे पास पोल्यूटेंट है, उसका इफेक्ट हो रहा है स्टेम सेल्स पे। अब रिसर्चर्स वही सब देख रहे कैसे इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, और फिर उसने एक थोड़ा सा डिटेल दिया है बीपीए क्या इफेक्ट कर सकता है हमारे सिस्टम पे, ठीक है। और फिर लास्ट में ये भी बताया कि रिसर्चर्स ने एक क्वांटिटी निकाली है बीपीए टॉक्सिसिटी की, जो कि हमें इफेक्ट कर सकती है। अब देखो क्या लिखा है, बीपीए में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो। देखो स्टेम सेल्स बोला है, एम्ब्रियो इज अ स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी मेंशन है यहाँ पे, तो बीपीए में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये हो सकता है, ये पैसेज में दिया हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बीपीए इज अफेक्टिंग इट, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, बायोकेमिकल सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस। पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज के बारे में तो बोला ही नहीं है, पोल्यूशन के बारे में ही तो बोला, ये पोल्यूशन ही तो है, पोल्यूटेंट ही तो है, पर ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे। पूरे पैसेज में आप देखो ट्रीटमेंट कहीं मेंशन नहीं है, ट्रीटमेंट की बात ही नहीं हो रही है। ये फिलहाल तो अभी सिर्फ मतलब इफेक्ट्स नहीं, मतलब क्या कहते हो, हाँ इफेक्ट्स जो हो रहा है उसकी वजह से बस वही कैलकुलेट हो रहा है, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात। तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, C 1 and 3। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल शुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेल्युएट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इसमें कोई हम इसको काटने के लायक कुछ है नहीं, और ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन बचा क्या, C 1 and 3। ठीक है, फिग ट्रीज, फिग मतलब फिग मतलब फिग ट्रीज, फिग पता है, अंजीर। फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट। नहीं भी पता हो तो बहुत हाई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक ट्री है बस। दे आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन फ्यू कंट्रीज एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर देयर आर लार्ज ट्रीज where other large trees are absent. In natural forests, fig trees provide food for wildlife when other resources are scarce and support a high density and diversity of
फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स. क्या कह रहा है? इन अ नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड व्हेन अदर रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स. फ्रूट ईटिंग एनिमल्स फिर कहाँ पे जाते? फिग्स पे. If frugivorous birds and bats continue to visit fig trees located in these sites with high human disturbance, sacred fig trees may promote frugivore abundance. मतलब देखो, पहले तो क्या कह रहा है कि एक सेक्रेट साइट है, मतलब सेक्रेट मतलब डिवाइन साइट. सेक्रेट ग्रूव्स पता है आपको? हाँ, वैसा ही कुछ. तो मतलब एक तो हम लोग इसे काटेंगे नहीं, बढ़ावा देंगे इसको. उसके कारण क्या होगा? जो एनिमल्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स है, बाकी के फ्रूट्स कम हो रहे हैं, तो फ्रूट एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. ठीक है, वही कह रहा है ये. अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स ऑफ अदर ट्रीज स्पेसीज वुड ग्रो अराउंड फिग ट्रीज. अंडर फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है, समझ गए ना? अब देखो क्या कह रहा है. फिग ट्रीज कैन ऑफन बी की स्टोन स्पेसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट. की स्टोन, ये फिर से आया वर्ड, एक बार देखा था हमने. देखो, कोई भी अगर एक जनरल बात कह रहा हूं मैं, कोई भी स्पेसीज या फिर ट्री या फिर एनिमल की बात हो रही हो, उसने कहा कि ये एक की स्टोन स्पेसीज है, मान लेना वो की स्टोन स्पेसीज है. मतलब क्या की स्टोन मतलब क्या है? यूनिक नहीं. अगर कुछ क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे पहला इफेक्ट हमें इन स्पेसीज पे दिखेगा. दीज आर की स्टोन स्पेसीज. ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज होगा तो हर एक स्पेसीज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट गिरेगा ही. तो यू कैन सेफली अज्यूम, अगर इसमें आया भी, हाँ, एनवायरमेंट जीएस में अगर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीस्टोन स्पीसीज, देन यू नीड टू नो इट. बट यहाँ पे एक तो मेंशन भी नहीं है कीस्टोन स्पीसीज का कुछ लेना देना. मेंशन है क्या कि कुछ एनवायरमेंट की वजह से कुछ हो रहा है? फॉर वाइल्ड लाइफ एंड अदर रिसोर्सेज आर स्केर्स. अभी अदर रिसोर्सेज आर स्केर्स, इसी का ही मतलब हम समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है, फिलहाल ये बाजू में रखते हैं इसको. फिर क्या कह रहा है? फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैनॉट ग्रो. ऐसा कहीं है? नहीं दिया तो है, देखो कहीं दिया है? नहीं दिया है. लार्ज ट्रीज के बारे में दिया है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता ना. वे अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैनॉट ग्रो, वहीं पे फिग ट्रीज कैन ग्रो. देखो, ये फिर से एक बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गया है. ठीक है ना, ये भी हम काट सकते हैं इसको. तो दो तो हमारे निकल गए, बचा क्या? 3 and 1 3 4. 3 क्या कह रहा है? सैक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है. ठीक है, 3 तो करेक्ट ही है. फिर क्या है? फिग ट्रीज हैव अ रोल इन अ सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पेसीज. ये तो लास्ट लाइन मेंशन ही इधर. ठीक है ना, अंडर फेवरेबल माइक्रो प्लेंटी ऑफ सीडलिंग्स ऑफ अदर स्पेसीज वुड ग्रो अराउंड फिग ट्रीज. मतलब क्या? फिग ट्रीज हैव अ रोल इन सीड डिस्पर्सल. 4 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है. 3 and 4 मतलब 1 भी करेक्ट है. 1 में कंफ्यूजन था, हो गया खत्म. 1 भी करेक्ट. अब ये थोड़ा एग्रो इकोलॉजी पे है टॉपिक. एग्रो इकोलॉजी पता है आपको क्या होता है? ये एग्रीकल्चर इन इकोलॉजिकल वे. बस वर्ड को तोड़ दो. एग्रीकल्चर इन इकोलॉजिकल वे, बिल्कुल मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करना है हमें, इकोलॉजी भी ध्यान में रखनी है. क्या कह रहा है? एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी इज द आइडिया दैट इकोसिस्टम्स शुड मिमिक द बायोडाइवर्सिटी लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स. मीन्स एग्रीकल्चर ऐसा होना चाहिए कि वी शुड बी इन लेवल विद बायोडाइवर्सिटी. ठीक है ना, एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स. सच एग्रीकल्चर मिमिक्स लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव. ऐसा अगर एग्रीकल्चर किया हमने तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, मोर पेस्ट रेजिस्टेंट, न्यूट्रिएंट कंजर्विंग, रेजिलिएंट टू शॉक्स एंड स्ट्रेसेस. मतलब उसके एडवांटेजेस ही बता रहा है और कुछ नहीं. इन इकोसिस्टम्स देयर इज नो वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इंडेफिनेटली. इन इकोसिस्टम्स देयर इज नो वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इंडेफिनेटली. क्या समझ रही इससे? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो. एग्रोइकोलॉजी एम्स एट क्लोजिंग न्यूट्रिएंट लूप्स, returning all nutrients that come out of the soil back to the soil, such as
थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फार्मलैंड मैन्योर। मतलब क्या कह रहा है, एग्रो इकोलॉजी न्यूट्रिएंट लूप बनाता है, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होंगे हमारे, बार बार वो रिसाइकल होते आएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इट ऑल्सो हार्नेसेस नेचुरल प्रोसेसेस टू कंट्रोल पेस्ट एंड बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज थ्रू इंटरक्रॉपिंग। अब देखो वहां पे मोनोकल्चर था, उसी का एक दूसरा, उसी का इंक्लूड इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे पूरा एग्रो इकोलॉजी की बात हो रही है, मतलब एग्रो इकोलॉजी इन द सेंस इकोलॉजिकली वी हैव टू डू एग्रीकल्चर। अब ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, और क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन बी कंपेटेबल विद एग्रो इकोलॉजी। मतलब क्या ढूंढना है हमें, इनमें से ये तो सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ये तो मेंशन ही है, अब इनमें से इकोलॉजिकल कौन से, ये ढूंढना है। कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स मतलब नहीं पता। फर्टिगेशन मतलब, फर्टिगेशन पता है? अब फर्टिगेशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड ऐसा कुछ समझ सकते हो? फर्टिलाइजर इज इट इकोलॉजिकल? नो, तो ये तो कट गया। अब देखो क्या क्या कटता है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, डी बचा, ए बचा, ठीक है। एक आंसर से हमारा 2 ऑप्शन है, 4 6 1 4 5, मतलब 4 तो है, मिक्स्ड फार्मिंग है। फिर हाइड्रोपोनिक्स, ये भी हमें पता नहीं होगा शायद, कि पता है? छोड़ो, इसको भी नहीं पता। फिर हम आते पॉलीकल्चर, 5th, ये इकोलॉजिकल है, ये हमने पहली बात की, मोनोकल्चर इज बैड, पॉलीकल्चर इज गुड। अब देखिए इसमें 5वां है ही नहीं कुछ, ठीक है, हो गया, आंसर निकल गया। पता भी ना ये है तब भी हम निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर हम पानी के थ्रू, मतलब जैसे ड्रिप इरिगेशन है, तो जो ड्रिप का पूरा सिस्टम है पहले ही, उसी में ही हम फर्टिलाइजर इंड्यूस कर देंगे और फिर पानी से ही फर्टिलाइजर जाएगा, मतलब एक कंट्रोल वे में जाएगा। मतलब ये प्रोसेस इकोलॉजिकली बिल्कुल हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन प्योरली इकोलॉजिकल भी नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर तो यूज हो ही रहा है। कवर क्रॉप्स मतलब एक टाइप का मल्चिंग, मतलब अभी सॉइल में मॉइस्चर है फिलहाल और अभी क्रॉपिंग करनी है, तो यू नीड टू कवर द सॉइल टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, ठीक है, उसके लिए हम कवर कर देंगे। वो एक चीज़ हाइड्रोपोनिक्स, मेरे ख्याल से वो वाटर बेस्ड प्लांटिंग सिस्टम होती है वो। और वर्टिकल फार्मिंग, ये तो पता ही है आपको, जो आर्टिफिशियल फार्मिंग होती है आजकल बिल्डिंग्स पे आपको दिखता है, दैट इज ऑल्सो नॉट इकोलॉजिकल। नहीं भी पता है तब भी हमने आंसर निकाल लिया। अभी देखो कंप्यूटर से पैसेज है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है हमें, तो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ, क्या लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, करेक्ट तो है, नॉट कंप्लीटली सेफ, मतलब सेफ है भी नहीं भी, ऐसी बात हो रही है ना। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, ऐसा होता है? साइबर सिक्योरिटी तो आजकल पूरा डिस्कशन ही उसी पे चल रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, बी गया। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, डेटा सिक्योरिटी लॉ, स्ट्रिक्ट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, ठीक है, ये भी है। ए है, सी है, द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर लाइफ्स इन फ्यूचर, ये भी है, अभी पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विथ एब्स्ट्रैक्ट डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड डेटाबेसेस, बट ऑल्सो विथ रियल वर्ल्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वल्नरेबल ह्यूमन बॉडीज, ठीक है ना, not only with physical objects but also with human bodies. A modern car is a computer on wheels, an aeroplane is a computer on wings. The arrival of the internet of things, internet of things पता है आपको क्या? शायद इसने दिया हुआ एग्जांपल, internet of things will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. internet of things मतलब वो ऐड नहीं देखते आप, एलेक्सा, हाँ वही चीज़, मतलब थिंग्स में इंटरनेट आ रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अराइवल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल सी कंप्यूटर्स बेक्ड इनटू एवरीथिंग फ्रॉम रोड साइंस, MRI स्कैनर्स, प्रोस्थेटिक्स एंड इंसुलिन पंप्स। देयर इज अ लिटिल एविडेंस दैट दीज गैजेट्स विल बी एनी मोर ट्रस्टवर्दी देन देयर डेस्कटॉप काउंटरपार्ट्स। मतलब ये जो भी गैजेट्स है, देयर इज लिटिल एविडेंस दैट देयर कैन बी दे आर मोर ट्रस्टवर्दी, उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हम फिलहाल भी। हैकर्स हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दे कैन टेक रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड, ये तो पता है। तो ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, कंप्यूटर किस किस चीज में घुसा हुआ है,
डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच, यही सब बातें हो रही है और इस पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। फिर से वही चीज़, तो मतलब बताओ ये कहाँ ज़्यादा फोकस कर रहा है, इस सेंटेंस पे कि इस सेंटेंस पे? यही दो बचे थे ना, ये तो दो मैंने निकाल दिए थे। लॉज आर नीडेड तो ठीक है, लेकिन यहाँ उसने कोई लॉ की बात की है क्या? ए हो सकता है। यही आंसर है। वही कंप्यूटर सेफ्टी की बात हो रही है, हर बात पे वो ट्रस्ट और वही ला रहा है बीच में, हैकिंग, ठीक है ना, डेटा सिक्योरिटी, यही सब चीज़ें बीच बीच में आ रही है। ठीक है, अभी देखो थोड़े से ऑप्शंस बड़े हैं, रीड द पैराग्राफ्स, या फिर ऑप्शन पढ़ना है, क्या करना है? पैराग्राफ पढ़ना है। 5 ऑप्शन है, ठीक है। अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल्ड विथ पॉवर्टी, इनइक्विटीज, अनहाइजेनिक एंड सैनिटरी इनसैनिटरी कंडीशन जनरेट्स द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। हाइजीन हैज डिफरेंट लेवल्स, एक मिनट, hygiene has different levels: personal, domestic and community hygiene. There is no doubt that personal cleanliness brings down the rate of infectious diseases, ठीक है, but the entry of the market into this domain means which domain? Hygiene का domain has created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisements. Dettol 100% false sense of advertisement है ना। Experience in Western Europe shows that along with the personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation, food security have brought down infant child death infection rates considerably. मतलब general environmental condition better होनी चाहिए। The obsession with hand hygiene also brings in the persisting influence of market on the personal health, overriding on marginalizing the negative impacts on ecology and the emergence of resistant dumps. क्या कह रहा है ये? ऑब्सेशन ऑफ हैंड हाइजीन, उसके कारण इतने सारे एडवर्टाइजेस आ रही है अभी फिलहाल, वो जनरेट कर, वो इतना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाएगा वो तो उसके ऊपर ही पोल्यूशन होगा। तो बेसिकली क्या कह रहा है? ऑब्सेशन ऑफ हैंड हाइजीन ब्रिंग्स इन परसिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट, मार्केट कैपिटलाइज कर रहा है इस चीज़ पे, ये हैंड क्लीनलीनेस वगैरह इस पे मार्केट कैपिटलाइज कर रहा है, अलग अलग कंपनीज कैपिटलाइज कर रही है, पैसा बना रही है उसी पे ही, ठीक है ना। सो दिस हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब पैसेज किस पे? एक तो हाइजीन, फिर कैसे हाइजीन को हमने मेंटेन करना चाहिए, वही लिखा है ना, हाँ, फिर उसके कारण क्या हो रहा है और फिर मार्केट कैसे कैपिटलाइज कर रहा है उस पर। अब देखो क्या कह रहा है, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विथ पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर कम्युनिटी हाइजीन। ये नहीं हो सकता, ठीक है, 1 गया, क्या बचा? बी और सी बचा अभी। इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीनलीनेस। पहले तो 2 तो अपना एलिमिनेट हो गया है, फिर भी हम पढ़ते हैं इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीनलीनेस। ये फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स पता है आपको? नहीं पता? अभी समझ लो आपको फीवर हुआ है, आप गए डॉक्टर के पास, उसने एक एक्स नाम की दवाई दी आपको, आपने लिया, 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, आपका बुखार चला गया, डॉक्टर ने बोला था 5 दिन लेने को, आपने 2 ही दिन लिया, बंद कर दिया, बुखार चले गया, खत्म। फिर कुछ देर बाद फिर से बुखार आया, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर उसने वही दवाई दी फिर से, लेकिन अब वो दवाई से आपका बुखार नहीं जा रहा है। अब फिर वापस डॉक्टर के पास गए, फिर उसने और हायर एंटीबायोटिक दिया। ऐसा करते करते इतना हायर एंटीबायोटिक कि वो ड्रग जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, वो जर्म जो था जिसकी वजह से फीवर हो रहा था वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। कितने भी ड्रग दो रेजिस्टेंट हो रहा है उस पर। ये एक्चुअली अभी न्यूज़ में था, इसलिए इसका एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत बड़ा, मतलब ये अभी वर्ल्ड का एक बहुत क्या कहते हैं उसको, एक प्रॉब्लम बन चुका है ड्रग रेजिस्टेंस। क्यों? एक तो हाइजीन नहीं है, दूसरा लोग खुद की सुनते हैं, डॉक्टर की पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते, और भी बहुत सारे रीजन है। डायरेक्ट मेडिकल शॉप पे जाएंगे और उसी को पोएंगे तू ही दे, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है कुछ।
फिर क्या है, एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। डायरेक्ट स्टेटमेंट में राइट। ये गलत है, सही है? एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। देखो, आपको ये पैराग्राफ पुश कर रहा है ये सही मानने के लिए, ठीक है ना? ये मस्ती कर रहा है पैराग्राफ आपको ये बताने के लिए कि ये सही है। ये सही नहीं है। एंट्री ऑफ मार्केट इन डोमेन ऑफ हाइजीन, अब मार्केट तो चाहिए ही ना। अब ऐसा बिल्कुल मार्केट को कैंसल आउट नहीं कर सकते, पूरा मार्केट ही हट गया। यू कैनॉट कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये बात क्या कर रहा है कि अननेसेसरी हवा बना चुका है मार्केट, ठीक है ना? अलग अलग प्रोडक्ट्स ला रहा है, हाथ के लिए अलग, पैर के लिए अलग, फेस के लिए अलग। इसकी बात हो रही है यहाँ पे। मार्केट कैपिटलाइज कर रहा है, पैसा बना रहा है वो, लेकिन मार्केट तो हमें चाहिए, ठीक है ना? तो ये पैराग्राफ आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आंसर सही है, लेकिन ये गलत है। तो 3 भी गया, बचा क्या? सिर्फ सी। 4 और 5 तीनों गए थे ना हमारे पहले। अब देखो 4 और 5, साइंटिफिक माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, क्लीन स्टेटमेंट है। इट इज कम्युनिटी हाइजीन इंप्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट इज रियली इफेक्टिव इन द बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। इस पे है और एक कुछ, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद रोक देंगे। उल्टा आते इस बार, एक बार लास्ट में उल्टा आएंगे। क्रिटिकल मैसेज। अब मैं उल्टा क्यों आने को बोला कि मुझे कुछ दिखा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, तो ये हमें कुछ चीज थोड़ी बहुत पता है, इसलिए मैं आया इधर। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है, नहीं समझ रहा है, छोड़ो फिलहाल। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हेविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है आपको? और क्या कह रहा है? एनर्जी क्लाइमेट पॉलिसी हेविली ट्यून्ड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हमारी पॉलिसी जा रही है। हर एक पॉलिसी ऐसी ही जा रही है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है, कोई कंट्री नहीं है ऐसी जो इतनी आइडियल हो, ठीक है ना? तो ये तो गया। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटेबल विथ इट्स ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स। अब देखो, इसका पूरा उल्टा है ये। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं तो नहीं है, इसका बीच का कुछ है, ठीक है ना? इंडिया एनर्जी क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटेबल, बिल्कुल कंपेटेबल ऐसा भी नहीं है, और बिल्कुल ही ट्यून्ड इन ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों भी गए, दोनों एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम हो गए। इंडिया एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर द डिमांड साइड। ये भी बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो अभी जो समझ में नहीं आ रहा था वही आंसर है, तो पढ़ लेते एक बार। इंडिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। वही एनर्जी डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है हमारे यहाँ। एक तो हमें सस्टेनेबल गोल की तरफ ध्यान देना है, दूसरा हमें हर जगह बिजली पहुंचानी अभी बाकी है फिलहाल, वो भी, ठीक है ना? तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंडिया फेसेस challenges challenging immediate future in energy and climate policy making. The problems are multiple: sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for the poorest, rising fuel imports. ये सब प्रॉब्लम्स की बात हो रही है अभी, ठीक है ना? कौन सी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है? पॉलिसी में क्या चैलेंजेस इमीडिएट फ्यूचर, जो हमारे पास चैलेंजेस है अभी, जनरल चैलेंजेस की बात हो रही है। Continued electricity pricing and governance challenges leading to its costly deficit or surplus supply, and not least growing environmental contestation around the land, water and air. देखो ये पैराग्राफ थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है, ये आंसर आसान है, बट ऑल इज नॉट ब्लिक। फिर से कह रहे चैलेंजेस तो है, बट ऑल इज नॉट ब्लिक, सब कुछ गलत नहीं है। ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशंस, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise or transformation. मतलब क्या कह रहा है ये? ग्रोइंग, सब कुछ बेकार नहीं है, सब हर कंडीशन वीक नहीं है, तो मतलब सब कुछ बेकार नहीं मतलब क्या? ये गलत है। इंडिया इज हेविली ट्यून टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये गलत है। यही इसने इतने चैलेंजेस बताए, मतलब हम ट्यून नहीं है। फिर क्या कह रहा है? ऑल इज नॉट ब्लिक। ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी, फिर उसने एग्जांपल दिए कुछ कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिस्कशंस, फिर सिक्योरिटी एंड बोल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, इवन इफ नॉट फुल्ली कंसेप्चुअलाइज्ड। मतलब हम कुछ
प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है हमारे यहाँ से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मतलब पैराग्राफ में वैसे कुछ है नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको। वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस PYQ सीरीज। So we all know we are starting with the comprehension part. After comprehension, we will start with the quantitative aptitude and the logical reasoning as well. Okay. So we'll start from where we left yesterday. I think this was done. Yes. Just for reminder, this is 2021 paper. Okay. Next passage. So how should we attempt? Question? Okay. Critical message of the passage. People should avoid consuming products of animal farming. What do you mean by animal farming? Poultry, etc. People should avoid consuming the products. This is a wrong statement. Food of animal origin should be replaced with food of plant origin. Again, this is an extreme thought. Using antibiotics on animals should be banned. This is also not possible. There are diseases, antibiotics has to be used. Antibiotics should only be used to treat diseases. क्या सभी मना कर रहे हो आप? कैसा? कुछ तो एक आंसर होगा। तो पैसेज तो पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या दिक्कत है इसमें? एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज्ड टू ट्रीट डिसीजेस, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, ये ओनली आया इसलिए आपने मना कर दिया? ऐसा हर बार ऐसा नहीं होगा, पहले कहा था। ठीक है, तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। देखते हैं अभी। There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters. मतलब एंटीबायोटिक्स है किसके लिए? डिसीजेस मिटाने के लिए, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स से ग्रोथ हो रही है, एज मतलब उनका वेट बढ़ रहा है, तो ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ओवर यूजिंग दिस सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सुपर बग्स, पैथोजेंस, जो हमने कल बात की थी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उसी को सुपर बग्स कहते हैं। ठीक है, पैथोजेंस दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स। देखो फिर से वही आया, एंड कुड बी पास्ड अलॉन्ग ह्यूमंस। माइंडफुल ऑफ दैट, सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग ड्रग्स टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and animals get fewer diseases. मतलब जब से डेनमार्क ने बैन किया है ये प्रमोटिंग एंटीबायोटिक्स, तब से क्या कह रहा है वो कि हमारे पास और हमारी पॉपुलेशन और बढ़ी है एनिमल्स की, ऐसा नहीं हुआ कि कम हुआ है, दिक्कत नहीं हुई हमें, ऐसा डेनमार्क का कहना है। मतलब यहाँ अब आंसर निकालो, अब क्या होता है? आंसर तो यही निकलना है, मतलब बिना पैराग्राफ पढ़े भी आंसर निकल सकता था। अब वी नीड टू फाइंड अजम्पशंस, मतलब पैराग्राफ ये इसमें तो पैराग्राफ पढ़ना ही है। ऐसी चीज़ों में अगर वो दो में से एक चूज करना है, क्रक्स नहीं निकालना है पैराग्राफ का, ठीक है ना, अजम्पशंस निकालने, तो अभी तो पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। सो व्हाट इज द पैराग्राफ? पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस्ड द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइजेस ऑन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। मतलब फूड प्राइसेस बढ़ रही है तो उसके लिए पॉलिसी मेकर्स मतलब कौन? गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, प्राइजेस ऑफ फूड ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। विच फैक्टर्स? हाई फ्यूल प्राइजेस, बैड वेदर इन की प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन, ये भी एक कारण है, ऐसा इनका कहना है। इंक्रीज एम्फेसिस हाउएवर हैज बीन प्लेस्ड ऑन सर्ज इन डिमांड फॉर फूड फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखो क्या कह रहा है, स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइजेस, मतलब फूड प्राइजेस बढ़ रही है, उनका कारण इन दोनों ने क्या बताया है? ये सब चीज़ें बताइए, हाई फ्यूल प्राइजेस, बैड वेदर, डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन। फिर कहा गया है और एक कारण जो बताया गया वो क्या है? सर्ज इन डिमांड फ्रॉम मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब जैसे इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, उनका डिमांड ज़्यादा होगा, वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे ग्रेन्स, उनके वजह से भी जो मतलब जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे सीरियल्स ग्रो होते हैं, वहाँ प्राइजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना अभी, जो इकोनॉमीज़ है बाकी इकोनॉमीज़ के लिए।
It seems highly probable that mass consumption in these countries could be poised to create a food crisis. मतलब फूड प्राइजेस की बात हो रही सब कुछ, उसके कारण बताए गए हैं, क्या क्या कारण है, पर किसके हिसाब से कारण बताए गए हैं? इन दोनों के हिसाब से, मीडिया और पॉलिसी मेकर्स, ना कि नॉर्म कॉमन माइंड के हिसाब से नहीं बताए गए, ठीक है। और आखिरी में क्या कहा गया? इट कैन क्रिएट अ फूड क्राइसिस। अब आंसर बताओ। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यहां पे कहीं भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मेंशन ही नहीं है, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर, इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। फूड क्राइसिस होगा तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं होगा, फैलेगा, वो हर जगह फैलेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, आंसर इज नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे बताया, इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन इन दिस कंट्रीज कुड वेल पॉइज्ड टू क्रिएट अ फूड क्राइसिस। एक कंट्री में मास कंजम्पशन हो रहा है, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पे भी शॉर्टेज होगी, वहाँ पे भी दिक्कत होने वाली है। तो पूरा ये फूड क्राइसिस एक कंट्री के सीमित नहीं घूमेगा, ये पूरा ही वर्ल्ड में आएगा, धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर गलत हो गया। फिर से अजम्पशंस। पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, जीडीपी पे पता होगा आपको, शायद जीडीपी का थोड़ा सा नॉलेज हो तो एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लेते। राइजिंग जीडीपी इज इसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, फिलहाल पता नहीं है, राइट है, राइट है समझ लो। राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउसेस। ऐसा नहीं हो सकता, तो मतलब ये गलत है, ये सही है फिलहाल, मतलब ये आंसर आना चाहिए हमारा। अभी पैसेज पढ़ते। अ सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ, बाय विच इट मीन्स ग्रोथ इन जीडीपी, ठीक है। मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में क्या है, ग्रोथ इन जीडीपी ही हम सब कुछ कंसिडर करते हैं, उसमें ही इनकम ग्रोथ वगैरह। In this theory, rising GDP creates employment and investment opportunities. Okay, as income grows in a country where the level of GDP was once low, households, communities, and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make for a good life. क्या कह रहा है? जहां पे GDP लेवल पहले ही कम था, वहां पे अब जब GDP लेवल बढ़ा है, तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली एबल टू असाइड सम फंड्स फॉर मेकिंग अ गुड लाइफ, ठीक है। स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करी गवर्नमेंट अभी। टुडे जीडीपी हैज अज्यूम्ड सच अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट लेक्सिकन, एक फ्रेज यूज की उसने, दैट इफ समवन मेंशन्स इकोनॉमिक ग्रोथ वी नो दे मीन ग्रोथ इन जीडीपी। अब राइजिंग जीडीपी इसेंशियल फॉर ग्रोथ टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। ये तो गलत हो गया, ये हमने सही माना है, अभी भी सही मान रहे हैं हम लोग। डेवलप्ड कंट्रीज में इसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलप कंट्री के लिए राइजिंग जीडीपी एक इसेंशियल कंपोनेंट है, और भी कंपोनेंट हो गए, ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है, ऐसा उसका कहना है। पर ऐसा पैसेज मेंशन कर रहा है क्या हमें कहीं? सेंट्रल मिशन मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ। देखो ये जब, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जब आया था पेपर तब भी कंफ्यूजन हुआ था, कुछ आंसर किसने ए दिया था, कुछ ने डी दिया था, यूपीएससी ने डी दिया हुआ है। ये फिर से वो कल की जो मैंने बात बताई आपको, ये वही होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका और यूपीएससी का मैच नहीं करेगा, तो वो तो एक आध क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, वो गलत हो जाएगा। अभी कुछ भी करो आप, गलत होने वाला है। इसका आंसर यूपीएससी ने डी दिया हुआ है। अब क्यों दिया ये आई डोंट नो, ठीक है। या तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि इसका आंसर डी क्यों है, 1 क्यों नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज।
रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, पैसेज पढ़ लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डोमिनेशंस ऑफ नहीं डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, खुद अगर खुद की रिलीजन के बारे में बताएगा तो वो कभी भी ऐसा बोलेगा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना। बट इफ देर आर टू बी जज्ड ऑफ ईच अदर, दूसरे के बारे में अगर जज करने को बोलोगे फिर से उठेंगे लोग सब। एंड देयर इज नो सच थिंग एज ए रिलीजन दैट इज राइट, दूसरा का गलत ही है, हमारा ही सही है। एंड देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इज द मैटर ऑफ रिलीजन। सिंपल पैराग्राफ है। अब देखो क्या कह रहा है, नो मैन कैन लिव विदाउट अधेरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। लॉजिकल assumptions in paragraph. No man can live without adhering to some religious denomination. ये मतलब सही लग रहा है, गलत लग रहा है, ये बताओ बस। गलत है, क्यों गलत है? हाँ जी सकता ही है, कुछ एथिस्ट भी रहते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। बेसिकली प्रोपोगेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है, जजमेंट की बात हो रही है एक दूसरे की। तो ये भी गया। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। ये हो सकता है, इसका कंक्लूजन ये लिख सकते हैं हम, मतलब ये अभी फिलहाल तक तो ये आंसर है। अब क्या करें, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये भी गलती है, ठीक है। सी पैसेज पढ़े पहले, ठीक है। इट इज सर्टन दैट सेडिशंस, वॉर्स and contempt or breach of laws are not so much to be imputed to the wickedness of subjects as to the bad state of a dominion. क्या कह रहा है? मतलब समझ में आ रहा है आपको सेडनेस का मतलब क्या हो रहा है? तोड़ के देखो, सेडिशंस, वॉर्स, कंटेम्प्ट, ब्रीच ऑफ लॉज, मतलब इलीगल चीजें हो रही है यहाँ पे, यही समझ में आ रहा है यहाँ पे। आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे पीपल की बात हो रही है। एज टू मतलब क्या कह रहा है, ये जो गलत चीजें है ये हम सीधा सीधा लोगों पे नहीं मल सकते। इसका कारण क्या हो सकता है, बैड स्टेट ऑफ द डोमिनियन। स्टेट को भी हम कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ पीपल को नहीं, ये कहना है पहली सेंटेंस का। फॉर मेन आर नॉट बॉर्न फिट फॉर सिटीजनशिप बट मस्ट बी मेड सो। मतलब हो सकता है वो गलत आदमी हो, नॉट मेड फॉर सिटीजनशिप, पर स्टेट का काम है उसको सुधारना, ठीक है। बिसाइड्स मेन नेचुरल पैशंस आर एवरीवेयर द सेम एंड द विकेडनेस मोर प्रिवेल्स एंड मोर ऑफेंसेस आर कमिटेड इन वन कॉमनवेल्थ देन इन अनदर। इट इज सर्टन दैट फॉर्मर हैज नाइदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम्ड इट्स लॉज विद सफिशिएंट फोरथॉट। भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पैराग्राफ है, इंग्लिश थोड़ी सी हाई, थोड़ा सा अभी ऊपर चला गया एक लेवल। अब क्या कह रहा है, मेन्स नेचुरल पैशंस आर एवरीवेयर, इतना तो समझ में आ गया आपको। एंड इफ विकेडनेस मोर प्रिवेल्स मोर ऑफेंसेस आर कमिटेड इन वन कॉमनवेल्थ देन इन अदर, मतलब कम ज़्यादा तो हो गई, ठीक है। इट इज सर्टन दैट फॉर्मर हैज नाइदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम्ड इट लॉज विथ सफिशिएंट फोरथॉट। अब देखो फॉर्मर कह रहा है, इट इज सर्टन दैट द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब कौन? मतलब पहले किसकी बात हुई, सब्जेक्ट की, बाद में किसकी बात हुई, डोमिनियन की, स्टेट की। तो ये फॉर्मर मतलब कौन है? नहीं, फिर बाद में क्या वो फॉर्मेन, यहाँ पे फॉर्मर का मीनिंग शायद स्टेट के हिसाब से आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे का सेंटेंस पढ़ो, इट इज सर्टन दैट द फॉर्मर हैज नाइदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम्ड इट्स लॉज। अब लॉ कौन फ्रेम करता है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी है कि फॉर्मर किसको बोल रहा है। ये आगे वाले सेंटेंस से हम पता लगा सकते हैं फॉर्मर किसको बोल रहा है। नॉट फ्रेम्ड इट्स लॉज विद सफिशिएंट फोरथॉट एंड दैट देयरफॉर इट इज फेल्ड इन मेकिंग क्वाइट गुड इट्स राइट्स एज कॉमनवेल्थ। अब देखो क्या कह रहा है, सेडिशंस, वॉर्स, ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल, ये होना ही है। आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन, कुछ भी कर लो ये सब चीजें होनी है, ऐसा उसका कहना है।
हाँ ठीक है, फिलहाल इसको काटते नहीं है. इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन एनी डोमिनियन. इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन मतलब स्टेट and has laws for good citizenship. डोमिनियन मतलब स्टेट. फिर से स्टेट इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉस फॉर गुड सिटीजनशिप. देखो यही तो कह रहा था यहाँ पे. तो मतलब ए और सी में कंफ्यूजन है फिलहाल. और ये क्या कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मेन टू स्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन. ये तो गया. अब बताओ सी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है. सी ठीक है. अगला क्या करें, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते. देखो यहाँ पे कुछ राइट टू इक्वलिटी वगैरह की बात हो रही है, थोड़ा सा पता है हमें इसके बारे में, तो क्वेश्चन ही देख लेते पहले. क्या कह रहा है, इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस. ये क्या लगता है, ये सेंटेंस ऐसी जनरली करेक्ट है या जनरली रॉन्ग स्टेटमेंट है? इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट. इक्वालिटी जरूरी है, क्यों? टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के अलग अलग इसमें भाग लेने के लिए, समझ लो सोसाइटियल डिस्कशन में भाग लेने के लिए, ऐसा ही समझ लो आप. फ्रॉम पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर वो इक्वालिटी नहीं होगी, ना ही उसको कॉन्फिडेंस होगा, ना ही वो कहीं भी जाके मतलब डिस्कशन में बैठेगा या फिर कोई डिसीजन में इन्वॉल्व होगा, कुछ भी नहीं करेगा वो. ठीक है ना. तो ये सेंटेंस वही कह रहा है, इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट. वो तो है ही. तो पहला ठीक है. फिर क्या कह रहा है, ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी. ये भी सही है. ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी. देखो इनइक्वालिटी भी चलो ठीक है, इसको फिलहाल बाजू में रखते, पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा हमें. फिर क्या कह रहा है, मतलब दोनों ही फिलहाल हम काट नहीं रहे हैं. पहला तो सही है, तो पहला सही हो गया, तो एक तो हमारे ऑप्शन ही बच रहे ए और सी. मतलब दूसरा और चौथा चेक करना है, मतलब इसके हिसाब से तीसरा रॉन्ग होना चाहिए हमारे हिसाब से. तो क्या कह रहा है, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन अ डेमोक्रेसी. इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स मतलब इक्वालिटी, सीधा सीधा इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट बी एक्चुअली रियलाइज्ड. इक्वालिटी कैन नॉट बी रियलाइज्ड, ऐसा बोला है उसने. ठीक है, तो ये भी गया. अब क्या बचा, 1 and 2, 1 and 4. 2 में तो हमें कंफ्यूजन है ही. अब क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबलरी. ये भी एक जनरल स्टेटमेंट ठीक ही है. तो अभी हो गया कंफ्यूजन. अब आना पड़ेगा इधर. क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी वायलेट्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म. क्या वायलेट कर रहा है, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन. यही वायलेट कर रहा है. Equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics that they share in common. समझ में आ रहा है? Equality is a relation that obtains between persons in some fundamental characteristics that they share in common. कुछ भी चीजें शेयर करनी हो तो इक्वालिटी प्रीरिक्विजिट है. यही है पहला स्टेटमेंट, वही कह रहा है. इक्वालिटी इज मॉरली स्पीकिंग अ डिफॉल्ट प्रिंसिपल. व्हाट इज अ डिफॉल्ट? डिफॉल्ट मतलब क्या, मतलब कुछ भी करने से पहले की जो सेटिंग होती है वो डिफॉल्ट है. तो क्या कह रहा है, इक्वालिटी इज मॉरली स्पीकिंग अ डिफॉल्ट प्रिंसिपल, मतलब पहले से वो होनी चाहिए. और ये क्या कह रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड. फिर क्या कह रहा है, देयरफॉर पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड सच एज रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और क्लास. ओके ठीक है, ये पता है हमें. दिस फीचर्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन आर मॉरली इररिलेवेंट. The idea that one should treat persons with respect not only because of some of these persons possess some special features or talent, for example skilled cricketers, gifted musicians or literary giants, but because persons are human beings. गिफ्टेड म्यूजिशियन है, लिटरली है, तो इसके लिए हम उसको नहीं इज्जत दे रहे. क्यों इज्जत दे रहे हैं, मतलब इक्वालिटी क्यों है, इंसान है वो, इसलिए. अब देखो 2 और 4 में तुम क्या चूज करोगे. 1 तो चूज होना ही है, ठीक है ना. 1 तो हमने पहले ही चूज कर लिया.
क्या करोगे? एक ही चूज करना है इसमें से, क्योंकि दो ही ऑप्शन है अपने पास, 1 2 4 ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या काटोगे आप? 2 काटोगे या चौथा काटोगे? दूसरा काटोगे? हाँ 1 4 आंसर। हाँ ठीक है, आंसर तो वही है, तो 2 क्यों काटा आपने? आंसर वही है, यूपीएससी के हिसाब से भी आंसर यही है। ज़्यादा ये भी है, और एक इसमें भी एक ये भी क्लॉज है ना। अब जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये एक पॉजिटिव इनइक्वालिटी की तरफ इशारा कर रहा है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं हम उसको। तो ऐसा बिल्कुल इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक मतलब रॉन्ग नहीं कह सकते हम उसे स्टेटमेंट को, लेकिन अगर इन दोनों से कुछ काटना है तो क्या कह रहे पहले पढ़े, क्या कह रहा है? अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ, क्या करना है? पैसे पढ़ना है। अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड। व्हाट इज अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट? देखो उसने डिफाइन भी किया है बाद में, लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड, मतलब पावर कन्फाइंड है एक ही हाथ में, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप, ठीक है। ओलिगार्किक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय इनकॉशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ। अभी ओलिगार्किक गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है, नहीं भी बताना आपको। ओलिगार्की मतलब कुछ ओलिगार्स मिलके गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये कैसा है? अकेला चला रहा है? ओलिगार्स मिलके, कुछ कैपिटलिस्ट मिलके गवर्नमेंट चला रहा है। ये फिलहाल नहीं भी पता हो तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ओलिगार्किक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय इनकॉशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ। मैं बोला कैपिटलिस्ट मिलके चलाते, स्क्रैम्बल फॉर वेल्थ। बट इवन डेमोक्रेसी रूइंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब तीनों के उसने एक निगेटिव पॉइंट बता दिए। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल टू होल्ड द ऑफिस एंड डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी। ये डेमोक्रेसी का रूल है। दिस इज एट फर्स्ट अ ग्लांस अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट, इट बिकम्स डिजास्ट्रस बिकॉज द पीपल आर नॉट प्रॉपरली courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. ठीक है ना, यही करते हैं हम रूलर्स के पीछे पीछे। सच डेमोक्रेसी इज टायरनी और ऑटोक्रेसी। मतलब प्लेटो ने क्या किया है? डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी से सिमिलर बना दिया है, मतलब सिमिलरली घोषित कर दिया है, ऐसे समझ लो आप। अब देखो क्रस क्या है पैसेज का। ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्रक्स है पैसेज का। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पैसेज ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पर वो नहीं है हमारा मुद्दा, ही नहीं है वो। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटोरिएट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ये तो एग्जांपल दिया उसने, डेमोक्रेसी रूइंग्स इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, वही ऊपर हो रहा है, तो ये फिलहाल सही मानते हैं हम इसको। फिर क्या कह रहा है? एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। क्रक्स क्या? ये सेंटेंस ही गलत है, ये कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। सेंटेंस हो सकता है क्या? परफेक्ट डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हैविंग अ गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट एंड इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को उसने बताया गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, ये तो है ही नहीं। बचा क्या? यही बचा। फिर क्या कह रहा है अभी? ये थोड़ा सा फिर से ये स्टेट वेट की बात हो रही है शायद। क्या करें, पहले पढ़ ही लेते क्या हो रहा है। तो नथिंग कैन exist in a natural state which can be good or bad by common consent, since every man who is in natural state consults only his own advantage and determines what is good or bad according to his own fancy, है ना। तो मतलब गुड और बैड के रिलेटिव टर्म्स है, एक के लिए गुड दूसरे के लिए बैड है। नथिंग इज कॉमन एंड एवरी मैन डिटरमाइंस व्हाट इज गुड और बैड अकॉर्डिंग टू हिज ओन फैंसी एंड इन सो फार as he has regard for his own advantage alone and holds himself responsible to no one save himself by any law. क्या कह रहा है? Every man who is in natural state consults only his own advantage. Selfish होते हैं
and determines what is good or bad according to his own fancy. He has regards for his own advantage alone and holds himself responsible to no one save himself by any law. खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. एंड देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन अ नेचुरल स्टेट. सिन मतलब पाप, पाप जिसको बोलते मराठी में, बट ओनली इन अ सिविल स्टेट. मतलब सेल्फिशनेस का सिन कैनॉट बी कंसीव्ड इन नेचुरल स्टेट. खुद ही अब अपन सेल्फिश भी है, हम खुद नहीं मानेंगे हम सिन कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, ठीक है ना. वो कौन बताएगा? स्टेट बताएगा. विच इज डिक्रीड बाय कॉमन कंसेंट व्हाट इज गुड और बैड. स्टेट डिसाइड करेगा सबके लिए, ओवरऑल पब्लिक के लिए क्या गुड है क्या बैड है. एंड ईच वन होल्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द स्टेट. फिर हम स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब थोड़ा बहुत बताया उसने सेल्फिश नेचर के बारे में, और फिर बताया स्टेट कैसे फिर हमें दुरुस्त कर सकती है. ऐसा कुछ आ रहा है पैसेज में, समझना, ठीक है. अब सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज की, निकालो, देखो क्या आता है. एक एक करके आओ. कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट. स्टेट ही डिसाइड कर रही है आखिर में व्हाट इज गुड व्हाट इज राइट, ठीक है. फिलहाल इसको रखते हैं. फिर क्या कह रहा है? अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग नो मैन वुड गो मॉरली राइट. अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग नो मैन वुड बी मॉरली राइट. मतलब जब तक स्टेट डिसाइड नहीं करेगा तब तक मैन विल नॉट बी मॉरली राइट. ऐसा कहना है स्टेटमेंट का. ऐसा हर एक के लिए लागू है क्या ये? हर एक के लागू नहीं है. कुछ खुद से भी रहते हैं, ठीक है ना. हर किसी के लिए स्टेट नहीं चाहिए दबाव लाने के लिए कि ये मत करो वो मत करो. मैन इज इनहेरेंटली इमोरल, तो ये गया रॉन्ग हो गया. मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश बाय नेचर स्टेट. अब देखो मैन को गाली दी सीधा इसने, इनहेरेंटली इमोरल. ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना. ये भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते इनहेरेंटली इमोरल. द आइडिया ऑफ व्हाट इज रॉन्ग और राइट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज. यहाँ पे कहीं ह्यूमन स्पीसीज की सर्वाइवल की बात हो रही है? नहीं हो रही है. तो क्या बचा है? यही बचा है. अब देखो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन वगैरह इनोवेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, तो हम इसको पढ़ सकते हैं डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस. टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, इसको क्या करें, रखें कि ना रखें? टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, फिलहाल रखते हैं इसको. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स. ब्लरिंग मतलब ब्लर करना. मतलब इकोनॉमिक बॉर्डर्स मिट सी जा रही है अभी, ठीक है ना. कम हो रही है इकोनॉमिक बॉर्डर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से. नहीं, आप यहाँ से पैसा यूएस नहीं भेज सकते हो. कुछ भी हो सकता है. अभी इकोनॉमिक बॉर्डर्स की बात कर रही है, इकोनॉमिक बॉर्डर्स, ज्योग्राफी बॉर्डर्स नहीं. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स. ये तो बहुत प्लेन स्टेटमेंट है, इसको मना नहीं कर सकते हम. तो हमारा ए ऑप्शन गया. द स्टेट मतलब स्टेट को क्या चाहिए? इनोवेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है. फिलहाल ये भी करेक्ट है. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन. सप्लाई चेन, व्हाट इज सप्लाई चेन? अब समझ लो मोबाइल बनाना है तो उसके पीछे पूरी की पूरी सप्लाई चेन रहेगी. एक पार्ट यहाँ से आएगा, एक वहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और फिर एक जगह जाकर असेंबल होकर मोबाइल बनेगा या फिर ऑटोमोबाइल बनेगा. तो पब्लिक पॉलिसी क्या कह रही है? कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स. सही है ये. अब देखो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ही यही है कि सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड हो, ठीक है ना. तो एवरी कंट्री अगर अपनी ओन सप्लाई चेन बनाएगी तो
तो फिर ग्लोबलाइजेशन का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो फिलहाल देखो गलत सही अपन पैराग्राफ पढ़ने पड़ेगा हमें। फिर क्या कह रहा है, जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू बी रिकनसाइल टू मेनी एम्बिग्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज। व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? जियो पॉलिटिक्स मतलब जोग्राफिकल रिलेशंस, हमारे जोग्राफी और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिलेशन हमारे आजू बाजू के जोग्राफी से। विल हैव टू रिकनसाइल टू मेनी एम्बिग्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज। रिकनसाइल मतलब दोबारा सोचना पड़ेगा हमें जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से। किसके लिए? क्योंकि काफ़ी एम्बिग्यूटीज और अनसर्टेनिटीज है अभी फिलहाल। इतना रशिया यूक्रेन चल रहा है, उधर हौती रिबेल यमन में सब कुछ चल रहा है, मतलब अनसर्टेनिटीज है, और इसके लिए हमें जियो पॉलिटिक्स को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्लेन स्टेटमेंट है। तो पांचवा भी करेक्ट हो गया। तो इससे कुछ निकल रहा है हमारा। हमने क्या काटा? सिर्फ फोर्थ काटा है। फोर्थ काटा है तो हमारा सी ऑप्शन बच रहा है। 235 और 1 गया। 1 क्या? टू मच ग्लोबलाइजेशन नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, पढ़ेंगे क्या कह रहा है। In the immediate future, we will see the increasing commodification of many new technologies: artificial intelligence, robotics, 3D manufacturing, custom-made biological, pharmaceutical products, lethal autonomous weapons, driverless cars. Example दिए हुए new technologies के, ठीक है। Commodification, increasing commodification. What is commodification? हर एक की कमोडिटी बना के कैपिटलाइज करना उसको, ठीक है ना। This will pose conundrums, confusions. The moral questions of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and swerving and damaging the car has been debated. मतलब देखो अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है, तभी ये अगर आप ये नहीं पढ़ो कि moral question of how a driverless car will decide, ये कन्फ्यूजन है। मॉरली कैसी कार चलाएगा वो, ये हमें नहीं पता। अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कार चलाई तो फिर क्या कह रहा है? द आंसर इज बोथ सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स टाइम। आंसर इज कॉम्प्लेक्स। एट विच एंगल शुड द कार स्वर्व? जस्ट इनफ टू सेव द जे वॉकर और मोर देन इनफ? मतलब मॉरल क्वेश्चन क्या है कार के सामने कि हमें ये जो चल रहा है उसको ठोकना है, या फिर उसको ठोकने के बाद हमारी कार बच जाएगी, नहीं ठोका तो कार चली जाएगी। ये मॉरल क्वेश्चन है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी मॉरली क्या सोचेगा? कार बचाने की सोचेगा वो, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, कार बचाने की सोचेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। उसने भी आंसर इज बोथ सिंपल, सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स। एट विच एंगल शुड द कार स्वेयर? जस्ट इनफ टू सेव द जे वॉकर और मोर देन इनफ? इफ द ड्राइवरलेस कार इज इन डब्लिन, हु वुड टेक द डिसीजन? द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इज कैलिफोर्निया और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद टू हुम मेंटेनेंस इज आउटसोर्स? अब देखो क्या कह रहा है ये, मतलब कौन डिसाइड करेगा ये चीज़? मतलब बात क्या हो रही है, ये कार को डिजाइन करने में कहाँ से क्या क्या आया हुआ है, ये बात हो रही है यहाँ पे। देखो ड्राइवरलेस कार कहाँ है? डब्लिन में, मतलब आयरलैंड में। और फिर आयरिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन हैदराबाद। उसका कोड किसने लिखा है? हैदराबाद वाले ने। प्रोग्रामर हैदराबाद वाला है, कोड लिखने वाला कैलिफोर्निया में बैठा है। टू हुम द मेंटेनेंस सोर्स? इफ डिफरेंट नेशनल जुरिडिक्शंस हैव डिफरेंट फाइन प्रिंट और प्रायोरिटाइजिंग अ ह्यूमन लाइफ, how will it affect insurance and investment decisions including transnational ones? तो बेसिकली नए नए टेक्नोलॉजीज, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, और फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद कंफ्यूजन, यही सब चीज़ हो रही है पैराग्राफ में। फर्स्ट वाला क्या हो गया? देखो अगर ऑप्शन रहता ना 1 2 3 4 5 1 2 3 5 ऐसा अगर ऑप्शन रहता तो हम वो आंसर सिलेक्ट करते, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। हाँ, अभी इसमें दिक्कत क्या है, हम इसको क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? एनी कंट्री लिखा है उसने। अब जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, उनको अलग अलग मार्केट मिल रहे हैं। लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री या फिर हमारी तो अभी थोड़ा सा ऊपर है, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करो तुम, उनके लिए कुछ कंडीशन में ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, लेकिन कुछ कंडीशन में ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल बेकार है। अभी हम भी अगर किसी के साथ FTA साइन करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं ना, तो हमारी हमेशा एक कंडीशन रहती है। जैसे कि अभी UK के साथ डील हो रही है हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की। व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट
पे ड्यूटी ना लगे, कम ड्यूटी लगे हर प्रोडक्ट पे। तो हमारी हर बार एक कंडीशन होती है कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स हम हर बार बाहर रखते हैं हमारे एफटीए से। क्यों? क्योंकि हमारा मिल्क प्रोडक्शन ऐसा है कि हम पूरा देश को सफाइज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर वहाँ से यूरोप या फिर न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए में वही डील हो रही कि मिल्क प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसी पे ऊपर पूरा अटका हुआ है हमारा एफटीए। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन हर कंट्री के लिए सही नहीं है। एनी कंट्री लिखा है ना उसमें, तो ये हम काट सकते हैं। तो गया एक 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 सी बचा है। फिर क्या है? बैंक्स। बैंक के बाद, बैंक के बारे में पता है आपको कुछ, तो हम डायरेक्ट ठीक है, ये बड़े बड़े ऑप्शन हम पैसेज ही पढ़ते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केसेस ऑफ इंडियन बैंक्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शुड ब्रिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिचुएशन अंडर सम कंट्रोल। अब ये चीज़ें पता है आपको, इकोनॉमी में हुई है, इकोनॉमी होगा आपको। हाँ, बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी मतलब बैंकरप्ट हो गया ना, वो कंगाल हो गया, कंगाली उसको बोलते हैं। बैंक ने लोन बांट दिया, रिकवर नहीं कर पा रहा, बैंकरप्ट हो गया बैंक, फिर जाके फाइल करेगा अपना बैंकरप्सी। कहा एक ये अभी नया एक निकला है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये सब बैंकरप्सी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निकला है एक कोड। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप ये बैंकरप्सी पता होनी चाहिए आपको। पर अगर बैंकरप्सी नहीं पता तो उसके लिए क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड शुड हेल्प ब्रिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिचुएशन अंडर सम कंट्रोल। और व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल बैंक के लिए एसेट क्या है? जो खुद का क्रेडिट है वो, या फिर जो लोन दिया वो, क्या एसेट है? एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। तो अगर बैंक एक लोन देगी किसी को और डिपॉजिट जमा करेगी, ये दो चीज करती है बैंक नॉर्मली, तो इसमें का एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? डिपॉजिट बैंक को वापस करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी हो गई। और लोन क्या है? एसेट है, क्योंकि ये इस पे डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट देंगे, लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलेंगे, तो ये उनका जो बीच का है उसको स्प्रेड हो गया, तो वो प्रॉफिट हो गया उनका। तो बात यही है। अब क्या कह रहा है? शुड हेल्प ब्रिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिचुएशन अंडर सम कंट्रोल। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो लोन वापस रिकवर नहीं हो रहे, उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। कैसे? आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से। नाउ डिस्पाइट द स्लो पेस ऑफ रिजोल्यूशंस बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, द कोड कैन बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप बैंक बुक्स इन फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये पैराग्राफ ही इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पे है। अब ये यूपीएससी में काफ़ी डिटेल में है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में आपको शायद होगी, मुझे पता नहीं, यूपीएससी का सिलेबस। देखो, जब ये आईबीसी में जाता है ना, कोई बैंक अगर कंगाल हो गया, उसको अभी रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन में डालना है, तो हमारे पास एक है इंडियन, क्या कह रहे हैं, इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इसमें जाता है बैंक, इसमें एक इसके अंडर दो ट्रिब्यूनल है, एक है एनसीएलटी और एक है डीआरटी। ये एनसीएलटी की बात हो रही है। एनसीएलटी मतलब, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप समझोगे ट्रिब्यूनल मतलब क्या? ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, सीधा सीधा कोर्ट है। ये दो टाइप के कोर्ट होते हैं। अब उसने एनसीएलटी का कहा क्या? डिस्पाइट द स्लो पेस ऑफ रिजोल्यूशन बाय एनसीएलटी, आईबीसी के सारे केसेस एनसीएलटी में जाते हैं। एनसीएलटी के बाद एक, अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो एक और अपील कोर्ट है इनका, एनसीएलएटी, अपेलेट ट्रिब्यूनल। इसके बाद भी नहीं हुआ तो ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये एक प्रोसेस है आईबीसी का। और ये डीआरटी छोड़ो, ये अपने काम की चीज़ नहीं है फिलहाल। तो बेसिकली जो भी आईबीसी में जाएगा, कोई सा भी बैंक या फिर कोई सी भी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आजकल बैंकरप्ट हो रही है। फिलहाल सबसे ताज़ा मामला है गोएयर का। गोएयर अभी भी बैंकरप्ट फाइलिंग की है उसने, ठीक है। तो वो गया एनसीएलटी के पास। अभी एनसीएलटी कोर्ट स्लो पेस ऑफ रिजोल्यूशंस बाय एनसीएलटी, यही बात हो रही है। डिस्पाइट द स्लो पेस ऑफ रिजोल्यूशंस बाय एनसीएलटी, द कोड कैन बी हेल्पफुल इन क्लीनिंग बैंक बुक्स इन फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स। मतलब कह रहा क्या है ये कि आज भी अगर सब स्लो चल रहा है, लेकिन ये कोड हेल्पफुल रहेगा रिजोल्यूशन करने के लिए बैंकरप्सी के।
द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू कैन हेल्प द इंक्रीज द कैपिटल कुशन ऑफ द बैंक एंड इंड्यूस देम टू लेंड मोर एंड मोर। ये अगर आपको इकोनॉमी थोड़ा सा नहीं पता है तो ये दिक्कत होगी ये पैराग्राफ समझने में। क्या कह रहा है? रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दो प्रकार के बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब एग्जांपल जो गवर्नमेंट की बैंक्स होती है, SBI, इलाहाबाद बैंक, कनारा बैंक, जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के नाम से बैंक होती है सारी सारी पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, ठीक है ना। तो रिकैपिटलाइजेशन मतलब व्हाट इज रिकैपिटलाइजेशन? एक होता है कैपिटलाइजेशन, फिर से पैसा उसमें डालना, गवर्नमेंट अपने ही बजटरी अलोकेशन से पैसा बैंक में डालती है। पब्लिक सेक्टर बैंक में सिर्फ, प्राइवेट सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। अगर वो आज की तारीख में अगर HDFC बैंक डिफॉल्ट करने लग जाए तो गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेगी, बहुत बड़ा बैंक है, बैंक का फेलियर होना पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है ना। तो बैंक को ऐसे ही छोड़ेगी नहीं गवर्नमेंट, कोई सा भी बैंक हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टू कैन हेल्प इंक्रीज द कैपिटल कुशन, ठीक है ना। ये कैपिटल कुशन, जो कैपिटल बचा ही नहीं बैंक के पास, उसको कुशन कर सकती है एंड इंड्यूस देम टू लेंड मोर। बट बैड डेट रिजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, है ना। हर कोई अगर बैंकरप्सी होने के बाद ये मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरा सुनो केस, और फिर गवर्नमेंट आएगा और रिकैपिटल कर देगा, हो गया आपका काम, ऐसा अगर होने लग गया तो ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। तो बैड डेट रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन as they themselves can do very little to rein reckless lending that has pushed the Indian banking system to its current sorry position। यही दो चीज़ों की वजह से हमारी बैंकिंग स्टेट आज ये हालत में, ऐसा ये पैराग्राफ कह रहा है। Unless there are systemic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress the banking system। परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है तो हमें सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। लेंडिंग बाय बैंक्स शुड बी क्लोजली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बोल रहा है पैराग्राफ। लेंडिंग बाय बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं कह रहा पैराग्राफ, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इंटरेस्ट रेट शुड बी केप्ट लो so as to induce bank to lend more, promote credit growth and thereby boost the economic activity। बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बात हो रही है बैंक कैसे बैंकरप्ट हो रहे हैं और फिर केसेस बढ़ रहे हैं IBC में, तो ये भी आंसर गलत हो गया। फिर मर्जर ऑफ मेनी बैंक्स इनटू अ फ्यू लार्ज बैंक्स अलोन इज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू मेक देम वायबल और प्रिवेंट देयर बैड परफॉर्मेंस। देखो ये एक सॉल्यूशन दिया है उसने, बस एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन दिया है, इसने कहा है कि हाँ हमें सॉल्यूशन चाहिए और इसने सॉल्यूशन दिया, लेकिन ये पैराग्राफ का मेन थीम नहीं है, सॉल्यूशन देना थीम नहीं है। क्या कह रहा है? इंडियन बैंक सिस्टम रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम्स। ये हो सकता है कंक्लूजन पूरे पैराग्राफ का। तो अगर आपको ये पता भी नहीं होगा पूरा, ये आपने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे कहीं भी देखो, यहाँ पे कहीं भी बैंकरप्सी मेंशन नहीं है, कहीं भी आपको ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ये मेंशन नहीं है, कहीं भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट मेंशन नहीं है। अब अगर डायरेक्ट आप ये पढ़े आपने, मेरे को लगता नहीं आप इसमें कोई दिक्कत होगी डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने में। लेंडिंग पता है, लेंडिंग ऑफ बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ये नहीं होना चाहिए। बस ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आपको ये करना पड़ेगा, ये अगर नहीं भी पता हो तब भी आप आंसर निकाल सकते थे, ये मैं कह रहा हूँ। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इसका बेस्ट मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट यही है, आप अगर तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये सबसे सही लग रहा है एक आखिरी में एक लाइन लिखने के लिए, ठीक है। बस फिर से इकोनॉमी पे ही है, छोटा सा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ पढ़ते क्या है। इन इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एनहांस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल and any one wing of such macro policy, monetary or fiscal, cannot independently work without active support of another। ठीक है, समझ गए? मैक्रो इकोनॉमिक्स पता है आपको? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? नहीं पता हो छोड़ो,
फिर क्या कह रहा है, एनहांस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल बाय वन विंग सच एज मैक्रो पॉलिसी, मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई वाली, फिजिकल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट वाली, ठीक है, मतलब कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क, ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही वर्क कर सकते। सेंट्रल बैंक कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। अभी आपने बताया ये आरबीआई है और ये गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल बैंक मतलब क्या, आरबीआई है। सेंट्रल बैंक कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, यही तो कह रहा है ये, कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ अदर, तो ये तो ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लोजली, फिर से वही बात हो गई, गलत हो गया ये। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट पॉलिसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फिर एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, पहला ही ठीक है, ये आसान पैराग्राफ था, ये इसमें कुछ था नहीं। फिर क्या है, ये भी बड़ा पैराग्राफ है, पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन बड़े बड़े, पढ़ो, देखो आप ट्राई करो। एक हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप ट्राई करो या फिर बाहर जाना है जाओ।
हो गया, निकाला आपने आन्सर. तर सगळे सर सारखेच वाटते ते. सगळे सारखेच वाटत आहे. सर बुक्समध्ये लँग्वेज तितकी कठीण नाही राहत ना, ती जास्तच वाटत आहे. ही लँग्वेज लँग्वेज हा म्हणजे काही वर्ड्स कठीण वाटत आहे. जसं ते वेगळे ते पेडागॉगी समथिंग. पेडॅगॉगी. आता हे थोडं वोकॅबलरी वाढली. पेडॅगॉगी म्हणजे स्टाईल ऑफ टीचिंग. पण जरी नाही कळलं तर मिनिंग वे ऑफ टीचिंग. आता बरेचसे मला पण नव्हते माहीत. आपण एवढे केले 2023 पासून, प्रत्येक वर्डचा मिनिंग मला पण नव्हता माहीत. आता ते काल एक काही इन्सेक्टचं काहीतरी नाव आलं होतं, तर मलाही नव्हतं माहीत ते काय आहे. हो, पण तुम्हाला वोकॅबलरी वाढवावं लागेल ते इंग्लिशचे पेपर वगैरे वाचून वगैरे, किंवा हेच पेपर पुन्हा काढा. तुम्ही 2023चा पेपर पुन्हा काढा आणि तो एकदा करून बघा. तो आपण पहिल्याच दिवशी केला होता. आता तुम्ही तो विसरले असाल काय झालं होतं तेव्हा. तुम्ही पुन्हा एकदा पेपर बघा, जमतो का तोच पेपर. ठीक आहे ना. वाचला आहे पॅसेज सगळ्यांनी वाचला ना. तुम्ही डायरेक्ट आन्सरकडे जाऊ. एफिकसी ऑफ युनिव्हर्सिटीज वुड बी बेटर इन ऑनलाईन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम ट्युशन ॲज कम्पेअर्ड टू कन्व्हेन्शनल मेथड. मला माहीत नाही पॅसेजमध्ये काय लिहिलं, तुम्ही सांगा आता, मग चेक करून सांगली आन्सर बरोबर आहे की नाही. एफिकसी ऑफ युनिव्हर्सिटीज वुड बी बेटर इन ऑनलाईन मोड ॲज कम्पेअर्ड टू कन्व्हेन्शनल मेथड. करेक्ट आहे स्टेटमेंट. पॅसेजनुसार करेक्ट आहे. बरं. अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एज्युकेशन कॅन बी मेड इझियर अँड चीपर विदाउट डायल्युटिंग द कंटेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एज्युकेशन कॅन बी मेड इझियर अँड चीपर विदाउट डायल्युटिंग द कंटेंट. कंटेंटची म्हणजे कमी जास्त न करताही हायर एज्युकेशन चीपर होऊ शकतं, असं याचं म्हणणं आहे का. वाचलं तुम्ही काय, हो की नाही, एक सांगा काहीतरी. बरं, हे कन्फ्युजन आहे. ठीक आहे, दोन्ही राहू द्या. वी नीड नॉट इन्व्हेस्ट मच इन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एज्युकेशन. हे पहा, हे तुम्ही काढू शकता सरळ, पूर्ण वाचायची गरज नाही. प्रायव्हेट सेक्टर इन्स्टिट्यूशन इन हायर एज्युकेशन ॲज वेल ॲज कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस अपॉर्च्युनिटी अँड थ्राईव्ह वेल. हे हो, हे करेक्ट आहे. हे पण एक निगेटिव्ह स्टेटमेंट आहे. प्रायव्हेट सेक्टर इन्स्टिट्यूशन्स इन हायर एज्युकेशन ॲज वेल ॲज कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स कॅन टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस अँड थ्राईव्ह वेल. दिस शुड नॉट हॅपन ॲक्च्युअली. तर फॅक्च्युअली मला हे स्टेटमेंट चुकीचं वाटत आहे. हे पण चुकलं, दोन उरले. चौथं बरोबर आहे. नाही, हे पहा, त्यांनी काय म्हटलं आहे, कॅन टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस अपॉर्च्युनिटी अँड देन थ्राईव्ह वेल. काय झालं, काय कन्फ्युजन. बरं ठीक आहे, चारही बरोबर आहे. चल पूर्ण पॅसेज वाचू आपण. द बेस्ट युनिव्हर्सिटीज लाईक हार्वर्ड, MIT, डिस्पाईट हॅव्हिंग अ लक्झरी ऑफ हॅव्हिंग सम ट्रूली एक्सलंट टीचर्स ऑन देअर पेरोल, यांच्याकडे जबरदस्त टीचर्स आहे पेरोलवर, आर इन्क्रीजिंगली एम्ब्रेसिंग द फ्लिप्ड क्लासरूम फॉर्मॅट. व्हॉट इज फ्लिप्ड क्लासरूम फॉर्मॅट? वेअर द स्टुडंट्स लिसन टू व्हिडिओ लेक्चर्स ॲट होम, स्पेंड लास्ट टाइम अप्लाइंग देअर नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स, डिस्कसिंग एक्झाम्पल्स, एक्सेट्रा. Professors guide that discussion and fill in wherever necessary. Professor as good as guide hai, explaining those bits that seems to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical. ठीक है. Professor क्या करू शकता? Explaining those bits that students cannot understand, eluding the students. These universities have made their video lectures available free for everyone in the world. They are also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy. आता तुम्हाला इथून पेडागॉगीचा अर्थही जर कळला नाही, सेंटेन्स वाचून थोडंसं काही अंदाज येऊ शकतो ना आपण काय म्हणत आहे. हे जे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होत आहे एवढ्या हाय एंड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटमधून, ते तुम्ही तुमच्या कॉलेजेसमध्ये ॲज अ कोर्स इंटिग्रेट करा इन टू युअर ओन पेडागॉगी, इन टू युअर ओन स्वतःच्या टीचिंगमध्ये तुम्ही ते आणा.
पिकिंग द पीसेस दॅट आर अप्रोप्रिएट फॉर देअर नीड्स अँड बिल्डिंग अ पॅकेज अराउंड देम. बरं ठीक आहे. काय म्हटलं याच्यात, मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीज आहे ते कुठे चालले, ऑनलाईन लेक्चर्सवर चालले आहे का, कारण की क्लास टाईम त्यांना वाचवायचा आहे. तिथे लोक आपलं स्वतःचं नॉलेज इनपुट करतील, अप्लाय करतील. प्रोफेसर ॲज अ गाईड, ठीक आहे ना, अँड प्रोफेसर एक्सप्लेनिंग दोज बिट्स विच आर एल्युडिंग स्टुडंट्स. प्रोफेसर राहील एक्सप्लेन करायला जे समजणार नाही ते, ठीक आहे ना. तर म्हणजे पूर्णच ऑनलाईन नाही होणार. आता का दिस युनिव्हर्सिटीज हॅव मेड देअर व्हिडिओ अवेलेबल, म्हणजे आता मग तुम्ही काय करा, हे व्हिडिओज तुम्ही तुमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये इंटिग्रेट करा कोर्सेसमध्ये. आता काय झालं, आता इथे कुठेही प्रायव्हेट सेक्टर इन्स्टिट्यूट हायर कुठे काही आहे काय, मेन्शनच आहे नाही पॅराग्राफमध्ये. हे तुम्हाला कन्फ्युजन जरी वाटत असेल हे स्टेटमेंट, पण तरी कोचिंग इन्स्टिट्यूट वगैरे काही कुठेच काही मेन्शन नाही पॅसेजेसमध्ये, ठीक आहे ना, की टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी थ्राईव्ह, हे कुठेच काही आहे नाही याच्यात. तर डी तर गेला. सी आपण मगाशीच काढला होता. बी अव्हल्युटिव्ह हायर एज्युकेशन कॅन बी मेड इझियर अँड चीपर विदाउट डायल्युटिंग द कंटेंट. हे सध्या करेक्ट आहे. आणि पहिलं काय, एफिकसी ऑफ युनिव्हर्सिटी वुड बी बेटर इन ऑनलाईन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम ट्युशन ॲज कम्पेअर्ड टू कन्व्हेन्शनल मेथड्स. प्रोफेसर्स पण राहतील ते कंटेंट एफिशियन्सी दिलेली आहे. बेटर इन ऑनलाईन मोड असते, खूप बेटर म्हटलेलं. ऑफलाईन एज्युकेशन नसायलाच पाहिजे असं थोडी म्हटलं. फर्स्ट वाटतं तो ऑनलाईन चांगलंच आहे असं असंही कुठे म्हटलं नाही इथे, असं कुठे म्हटलं आहे का. इथे हे पण आहे की प्रोफेसर्स पण गाईड करायला असतील. हां याच्यामध्ये म्हणत आहे की हां त्याच्यापेक्षा ऑनलाईनच चांगलं आहे. ठीक आहे, चुकीचंच झालं. एकदमच चुकीचं नाही झालं, पण जर तुम्ही सेकंड स्टेटमेंट वाचलं तर हायर एज्युकेशन इझियर होत आहे या व्हिडिओ लेक्चर्समुळे. हे सांगत आहे फ्लिप क्लासरूम इझियर होतं हायर एज्युकेशन, आणि नंतर फ्री अवेलेबल पण आहे. दोन स्टेटमेंट मॅच होते या स्टेटमेंटने, म्हणून आन्सर इज बी, नॉट वन. आणि असेही तुम्ही जनरल आयडियाने विचार करा, ऑनलाईन क्लासरूम बेटर आहे की ऑफलाईन. हां तुम्ही सर्वे परत त्याचं का नाही वेगळं आहे. क्लायमेट चेंज, इन्फ्रास्ट्रक्चर, GDP, ठीक आहे, नॉर्मल गोष्टी एकदा वाचून बघू आपण काय. बरं ठीक आहे, पॅराग्राफ छोटा आहे तर पहिले पॅराग्राफच वाचू. Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentration of population and poor infrastructure. ठीक आहे इथपर्यंत. Moreover, population densities are increasing in them, but we have not yet developed a system to address climate change impacts. आतापर्यंत काय कन्फ्युजन आहे. पॉप्युलेशन डेन्सिटी वाढत आहे अँड वी आर नॉट डेव्हलप्ड एनी सिस्टीम टू ॲड्रेस वॉट क्लायमेट चेंज इम्पॅक्ट्स. अवर सिटीज कंट्रीब्यूट 65% ऑफ GDP, बट अवर सिटीज मतलब म्हणजे सिटीज, नॉट रुरल एरियाज, अर्बन एरियाज, contribute 65% of GDP, but there are not enough facilities to cater the needs of people. It is important to address the issue of air quality transport that are vital to identifying sustainable solutions. We need to involve citizens in planning वगैरे. ठीक आहे, जनरल पॅराग्राफ आहे एकदमच. काय म्हटलं, our cities need to have well defined administrative setup with sufficient autonomy. हे म्हटलं पाहिजे मध्ये नाही म्हटलं ना, काही ॲडमिनिस्ट्रेशनबद्दल काही बोलला नाही तो. Ever increasing population densities is a hindrance in our effort to achieve sustainable development. Population density is not a hindrance. Highly population density cities कोणत्या आहे, न्यूयॉर्क, लंडन पण हायली पॉप्युलेशन डेन्सिटी सिटीज आहे, बट दे आर नॉट हिंडरिंग द डेव्हलपमेंट. असं आपण डायरेक्टली नाही म्हणू शकत पॉप्युलेशन डेन्सिटी विल हिंडर डेव्हलपमेंट. ठीक आहे ना, हे पण एक एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट आहे. टू मेंटेन अँड डेव्हलप अवर सिटीज. आता जरी तुम्हाला वाटलं की हे कटत नाही आहे, ठीक आहे ठेवा, आहे ठीक आहे, बी आहे समजा. टू मेंटेन अँड डेव्हलप अवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरव्हेन्शन्स. बघा हे स्टेटमेंट, याला कन्क्लुजन लिहू शकतो आपण हे आरामात. तर सध्या सी याच्यापेक्षा थोडंसं कम्प्रेन्सिव्ह स्टेटमेंट आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप हे तर कुठेच मेन्शन नाही, तुम्ही सरळ सोडू शकता ते. ठीक आहे, सी. आता काय वेलफेअर स्टेट, ही थोडासा इकॉनॉमी बेस्ड चॅप्टर म्हणजे पॅसेज आहे. पॅसेज वाचू पहिले आपण, याच्यावर आहे का नाही, एकच क्वेश्चन आहे. कॅन अ डेमोक्रेसी अवॉइड बिंग अ वेलफेअर स्टेट फॉर अ लॉंग. आता व्हॉट इज द वेलफेअर स्टेट हे पहिले माहीत पाहिजे. व्हॉट इज द वेलफेअर स्टेट म्हणजे गव्हर्नमेंट स्वतःहून वेलफेअरच्या बद्दल
विचार करत आहे लोकांच्या, ठीक आहे ना. हेल्थमध्ये गव्हर्नमेंट आहे, एज्युकेशनमध्ये गव्हर्नमेंट आहे आणि बऱ्याच सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये गव्हर्नमेंट इन्व्हॉल्व आहे. जर आपण डेव्हलप कंट्रीजमध्ये गेलो, US वगैरे, तिथे तेवढं इंटरव्हेन्शन नाही आहे. दोज आर नॉट वेलफेअर स्टेट्स फॉर नाऊ, ठीक आहे ना. आधी असतीलच पण आता नाही, आता डेव्हलप झाले ते, आता सगळं प्रायव्हेटाईज झालेलं आहे जवळपास. व्हाय कॅनॉट मास वेलफेअर बी एंटायरली टू द मार्केट. मार्केट्स म्हणजे इथे मार्केटचा संबंध कशाशी आहे? मार्केट म्हणजे प्रायव्हेट मार्केट, ठीक आहे ना. वेलफेअर स्टेट हे गव्हर्नमेंट झालं आणि मार्केट हे प्रायव्हेट झालं. आता काय म्हणतात, तो वेलफेअरच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण मार्केटकडे का नाही देऊ शकत? प्रायव्हेट पार्टीकडे आपण ह्या गोष्टी का नाही देऊ शकत? सगळं हेल्थ, सगळं एज्युकेशन आपण प्रायव्हेट करून टाकू, गव्हर्नमेंट हात काढून घेईल, असं म्हणणं आहे. व्हाय कॅनॉट वी डू दॅट? देर इज अ बिल्ट इन टेन्शन बिटवीन मार्केट्स अँड डेमोक्रेसी. मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन वन पर्सन वन वोट प्रिन्सिपल ॲज डेमोक्रेसीज डू. डेमोक्रेसीमध्ये काय, वन वोट वन पर्सन, आपण वोटिंग करतो, तो जातो आणि तोच मग सगळे डिसिजन घेतो. पण इथे मार्केटमध्ये काय आहे, त्याला जे वाटेल, विच एव्हर इज प्रॉफिटेबल व्हेंचर ही विल इन्व्हेस्ट इन दॅट, ठीक आहे ना. इट्स अ सेल्फिश काइंड ऑफ थिंग वेन वी कॉल इट अ मार्केट इकॉनॉमी. व्हॉट वन गेट्स आउट ऑफ द मार्केट प्लेस डिपेंड्स ऑन वन्स एंडोमेंट्स, स्किल्स, पर्चेसिंग पॉवर्स अँड द फोर्सेस ऑफ डिमांड अँड सप्लाय. पूर्ण मार्केट बेस्ड इकॉनॉमी डिमांड सप्लायवरच बेस्ड आहे. असं नाही आहे, गव्हर्नमेंट असं नाही करणार. गव्हर्नमेंट डिमांड सप्लायवर बेस्ड नाही खेळणार. ते डिमांड नसेल तरी गव्हर्नमेंट राहील, नसेल तरी गव्हर्नमेंट राहील. मार्केट्स रिवॉर्ड इंडिव्हिज्युअल इनिशिएटिव्ह अँड स्किल्स अँड मे ऑल्सो लिफ्ट मेनी फॉर्म्स ऑफ बॉटम रंग्स ऑफ द सोसायटी. बट सम पीपल नेवर गेट द अपॉर्च्युनिटी टू डेव्हलप स्किल्स दॅट मार्केट डिमांड्स. हे पहा, हा पूर्ण पॅसेज कॅपिटलिझम वर्सेस सोशलिझम याच्यावर बेस्ड आहे. म्हणजे एक तर असतं कॅपिटलिस्ट सोसायटी, आता मला माहीत नाही हे किती कामात येईल आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला, पण तरी मी तर सांगत आहे. आणि दुसरी आहे समजा सोशलिस्ट इकॉनॉमी किंवा मिक्स्ड इकॉनॉमी आपण म्हणू याला. कॅपिटलिस्ट म्हणजे पूर्ण जवळपास मार्केटच्या हातात आहे सगळं, मार्केट इकॉनॉमी. तर मार्केट इकॉनॉमीमध्ये काय आहे, तुम्ही स्वतःचे स्किल्स दाखवा आणि वर जा, म्हणजे मेरिटच्या भरोशावर तुम्ही वर जाऊ शकता. पण जर सोशलिस्ट इकॉनॉमीमध्ये तसं नाही आहे. सोशलिस्ट इकॉनॉमी विल स्ट्राईव्ह फॉर इक्वॅलिटी, ठीक आहे ना. म्हणजे इथे मेरिटला थोडंसं कमी महत्त्व दिलं जाईल. पहिले सगळे वर आले पाहिजे, सगळे इक्वल झाले पाहिजे, त्याच्यानंतर आपण मेरिटचं बघू. तर इथे यांनी हेच म्हटलं आहे, मार्केट रिवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअल्स इनिशिएटिव्ह अँड स्किल्स. हे डेमोक्रेसी नाही करणार, फुल फ्लेज डेमोक्रेसी त्या लेवलवर नाही करणार ज्या लेवलवर मार्केट इकॉनॉमी करत आहे. करणार तर ते पण आहे. मेरिटला आता मेरिटमुळेच तर आपण आता UPSC देऊ शकतो ना, तेच आहे. मेरिट सिस्टीम काय आहे तीच आहे. पण तिथेही आपण रिझर्वेशन दिलेलं आहे. का? कारण की काही जणांना तेवढी अवेलेबिलिटी आहे त्यांना रिसोर्सेसची वगैरे, तेवढं वाचू शकत नाही, ते काही कारणास्तव आपण रिझर्वेशन दिलेलं आहे. पण मार्केट इकॉनॉमी असती तर ते रिझर्वेशन नसते. सरळ ज्याच्याकडे स्किल आहे, ज्याच्याकडे इनिशिएटिव्ह आहे, तोच जाऊ शकेल वर. So that is the difference between market and socialist economy. India is a mixed economy. India is combination of both. Market rewards individual skill and may lift bottom rungs of the society, but some people may never get the opportunity. जर त्यांच्याकडे स्किल या गोष्टी नसतील, they might not get the opportunity ever. They are simply too poor and too handicapped, or skill formation takes long. By creating jobs, markets may be able to help even unskilled people, but capitalism has always witnessed burst of unemployment. म्हणजे बेसिकली कॅपिटलिझमला विरोध करणारा हा पॅसेज आहे, मार्केट इकॉनॉमीला विरोध करणारा पॅसेज आहे. आता बघा काय म्हटलं आहे, मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलायज ऑन मार्केट फोर्सेस टू इनेबल देम टू बी अ वेलफेअर स्टेट. हे अजम्पशन होत आहे का पॅराग्राफमधून? मॉडर्न डेमोक्रेसी इंडिया आहे, समजा इंडिया आहे. इंडिया रिलाय ऑन मार्केट फोर्सेस टू इनेबल देम टू वेलफेअर स्टेट. एखादी एक्झाम्पल ठेवून बघायचं, नाही समजलं होतं. हे पॉसिबल आहे? नाही आहे, गेलं. दोनच उरले, B and C. मार्केट्स इन्श्योर सफिशियंट इकॉनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव्ह. बरोबर होता थोडंसं. आता इथे कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमीबद्दल नाही बोललं आहे. आता मार्केट काय म्हटलं, प्रायव्हेट सेक्टर ऑल्सो इन्श्योर सफिशियंट इकॉनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव्ह. थोडासा आहे सेंटेन्स आणि हे पॅराग्राफ यांनी असा लिहिला आहे की तुम्हाला हे रॉंग करायला सांगेल आता पॅराग्राफ, ठीक आहे ना. मार्केट एन्श्युअर सफिशियंट इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणजे मार्केट पण पाहिजे आपल्याला. इथे परत इंडियाचं एक्झाम्पल ठेवा. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकॉनॉमी, मार्केट फोर्सेस पण आहे. सो मार्केट ऑल्सो एन्श्युअर सफिशियंट इकॉनॉमिक ग्रोथ, ठीक आहे. तर 2 बरोबर आहे.
आहे का बरोबर 2? ठीक आहे. गव्हर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द इकॉनॉमिक ग्रोथ. हे पण बरोबर आहे. आन्सर इज 2 and 3. आन्सर इज बी अकॉर्डिंग टू UPSC. आता त्यांनी असं का केलं असेल, त्यांनी 2 बिलकुल रॉंग करून टाकला आहे. मार्केट एन्श्योर सफिशियंट इकॉनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव्ह. हे फॅक्च्युअली काय रॉंग स्टेटमेंट नाही आहे तसं पाहिलं तर, पण पॅसेज पूर्ण मार्केट इकॉनॉमीच्या विरोधात आहे. बरोबर आहे. तर पॅसेज असं अजूम करेल का? नाही करणार. असं अजूम करणारच नाही पॅसेज. ठीक आहे ना. म्हणून पॅसेजचा एक अंदाज येणं खूप गरजेचं आहे. पॅसेज अगेन्स्टमध्ये एखाद्या गोष्टीच्या विरोधात आहे. आता पॅसेज विरोधात आहे म्हणून हे रॉंग आहे. जर पॅसेज न्यूट्रल असता तर हे राईट असतं. तर आन्सर सिस्टीममध्ये थोडीशी गडबड होते कधी कधी. ठीक आहे ना. आता मी मुद्दाहून मगाशी ते हो म्हटलं हेच समजवायला. नेक्स्ट परत काय, अकॅडमी, स्कूल एज्युकेशन, प्रिपेरिंग चिल्ड्रन, याच्यावरच आहे ना. जनरल पॅराग्राफ वाटत आहे, एकदा वाचून बघू काय होते का. तर स्कूल करिक्युलम इज नॉट कम्पॅटेबल विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन अँड पेरेंट्स. सध्याचं स्कूल करिक्युलम इज नॉट कम्पॅटेबल विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन अँड पेरेंट्स. ठीक आहे, नाही माहीत आपल्याला, होऊ शकतं नाही पण म्हणू शकतं. पॅसेज वाचावं लागेल. एम्फॅसिस ऑन academic achievements does not give time for development of personality and skills. हे पण नॉर्मल स्टेटमेंट आहे, असं आपण बिलकुल नाही म्हणू शकत. प्रिपेरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन्स शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एज्युकेशन सिस्टीम. शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज्युकेशन सिस्टीम. फक्त अजूनही काही असेल ना, फक्त एज्युकेशन सिस्टीमची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे ती. आता इथे ओनली लिहून नाही आहे, पण तरी म्हणजे आता जर एखादी काटायचं असेल तर आपण हे काटू शकतो सध्या. मग काय म्हटलं, टू बी बेटर सिटीजन द प्रेझेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसायटल अँड लाईफ कोपिंग स्किल्स इन ॲडिशन टू द अकॅडमिक कंटेंट. हे पण बरोबर आहे. आता पॅसेज वाचावं लागेल पॅसेज. इन आवर स्कूल्स वी टीच आवर चिल्ड्रन ऑल दॅट इज देअर टू नो अबाउट फिजिक्स, मॅथ्स, हिस्ट्री अँड वॉट नॉट. But do we teach them about the bitter caste divide that plagues the country, about the spectre of famine that stalk large part of our land, about gender sensitivity, about possibility of atheism as a choice? सगळ्या गोष्टी नाही शिकवत आपण क्लासमध्ये. ठीक आहे ना. याच्यात तुम्ही एक सेक्शुअल एज्युकेशन ॲड करू शकता, ते पण नाही शिकवत आपण. या म्हणजे एक्सेट्रा लिहूनच आहे त्याच्यात. इक्वली इम्पॉर्टंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चन्स ऑर वी डू टीच देम ओनली टू पॅसिवली रिसीव्ह अवर विजडम. आपण फक्त लेक्चर मी देता येते, तुम्ही काही इनपुट नाही तुमच्याकडून, असायचं म्हणणं आहे. ठीक आहे. फ्रॉम द कुकुंड वर्ल्ड ऑफ स्कूल सडनली द अडोलसंट फाइंड देमसेल्फ हरसेल्फ इन द अनफेटर्ड वर्ल्ड ऑफ युनिव्हर्सिटी. आता हे स्कूलमध्ये होत आहे, जे जे शिकवलं जात आहे ते विचारत आहे आणि बस त्याच्यावर सगळं सुरू आहे. ठीक आहे. काही क्रॉस क्वेश्चनिंग नाही, काही नाही. सगळ्या गोष्टी पण शिकवल्या जात नाही आहे, बिलकुल लिमिटेड अमाऊंट शिकवल्या जात आहे. आता काय म्हणतात त्यांनी, फ्रॉम द कुकुंड वर्ल्ड ऑफ स्कूल, म्हणजे एक स्पून फिडिंग टाईप वर्ल्ड ऑफ स्कूल, यू आर नाव इन टू अनफेटर्ड वर्ल्ड ऑफ युनिव्हर्सिटी. तुम्ही कॉलेजमध्ये गेले, आता तिथे तसं नाही आहे. हिअर ही शी स्वेप्ट अप इन अ टर्मॉईल ऑफ आयडियाज, इन्फ्लुएन्सेस, आयडिओलॉजीज. फॉर समवन हू हॅज बीन डिस्करेज फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन्स अँड फॉर्मिंग ओपिनियन, दिस ट्रान्झिशन कॅन बी पेनफुल. म्हणजे ट्रान्झिशनबद्दल बोलत आहे पॅराग्राफ. आणि का बरं ट्रान्झिशन पेनफुल आहे हे याच्यात देऊन आहे, कारण की सगळ्या गोष्टी स्कूल करिक्युलममध्ये आहे नाही. आता बघा, स्कूल करिक्युलम इज नॉट कम्पॅटेबल विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन अँड पॅरेंट्स. हां, तेच म्हणजे चिल्ड्रन पॅरेंटच्या एक्सपेक्टेशनबद्दल काही नाही ते. ठीक आहे ना. मग इम्फॅसिस ऑन अकॅडमिक अचिव्हमेंट्स डू नॉट गिव्ह अस टाईम, डज नॉट गिव्ह टाईम द डेव्हलपमेंट टू पर्सनॅलिटी अँड स्किल्स. हे भली करेक्ट आहे, पण याच्यात काहीच नाही, याचा संबंधच नाही आहे पॅराग्राफशी. प्रिपेरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हे पण याचा पण काही संबंध नाही आहे. टू बी बेटर सिटीजन प्रेझेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसायटल लाईफ कोपिंग स्किल्स इन ॲडिशन टू अकॅडमिक कंटेंट. ठीक, संपला, झालं वाटतं. सम्स ऑफ द पॅसेज वाचावं लागेल. मेडिवल मर्चंट्स रिच द हजार्ड्स ऑफ सिल्क रोड टू रिच द मार्केट्स ऑफ चायना. आता हा हिस्ट्रीचा पॅराग्राफ आहे पूर्ण. मेडिवल हिस्ट्री. सिल्क रोड माहिती आहे तुम्हाला, चायनाचा सिल्क रोड, जो आता बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह म्हणून न्यूजमध्ये आहे, BRI.
बरं एक सिल्क रोड एक एन्शियंट रूट होता चायनाला कनेक्ट करणारा आणि त्याच्यावर जाणं रिस्की होतं ह्याच्यावरून कळते आपल्याला. बट मिडिवल मर्चंट्स रिस्क द हजार्ड्स ऑफ सिल्क रोड टू रीच द मार्केट्स ऑफ चायना. मार्केट जेवढं चायनाचं की ते रिस्क घेत होते. पोर्तुगीज कॅरावेल्स इन द 15th century sailed beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge and then for gold and spices. पोर्तुगीजने काय केलं? सेल्ड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फॉर नॉलेज, लेस फॉर नॉलेज बट फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस. हिस्टोरिकली द ड्रायव्हर ऑफ ओपनिंग फ्रंटियर्स हॅज ऑलवेज बीन द सर्च ऑफ रिसोर्सेस. ओपनिंग फ्रंटियर्स म्हणजे कळतं आहे तुम्हाला एक्झॅक्ट काय म्हणत आहे. सायन्स अँड क्युरिओसिटी आर विकर ड्रायव्हर्स. काय मोठा ड्रायव्हर आहे? रिसोर्सेस, इकॉनॉमी, पैसा. द ओनली वे टू ओपन अप स्पेस, वेदर द स्पेस ऑफ सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस, इज टू क्रिएट अन इकॉनॉमिक इंजिन अँड द इंजिन इज रिसोर्स एक्स्ट्रॅक्शन. बेसिकली जर तुम्हाला इन्सेंटिव्ह द्यायचं आहे कोणाला काही काम करायसाठी तर तुम्हाला पैसाच देणार आहे. ठीक आहे ना. एव्हरीथिंग विल ड्रिवन बाय इकॉनॉमिक इंजिन. इकॉनॉमीला फेवर करणारा पॅसेज आहे, पैशाला फेवर करणारा पॅसेज समजू आपण. हिस्ट्री. वेल्थ जनरेशन इज द प्रायमरी मोटिव्ह फॉर एनी ह्युमन एंडेवर. हा ठीक आहे. आपण सध्या आपण याला नाही म्हणू. स्पेस वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गव्हर्न ओव्हर फ्युचर इकॉनॉमी. स्पेसबद्दल पॅराग्राफ नाही आहे, ते एक्झाम्पल दिले त्यांनी फक्त तिथे. मग काय म्हटलं? ह्युमन बिंग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिन्सिपली बाय इकॉनॉमिक कन्सिडरेशन. ह्युमन बिंग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स. त्याबद्दल लिहिलं आहे, त्याच्याबद्दल तर पूर्ण लिहिलेलं आहे. ह्युमन बिंग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स बाय इकॉनॉमिक कन्सिडरेशन. बेसिकली हे स्टेटमेंट यांनी थोडंसं डिफरंट वेने लिहिलं आहे, थोडंसं कम्प्रिहेन्सिव्ह वेने लिहिलं आहे. हे थोडं स्पेसिफिक लिहिलं आहे. वेल्थ जनरेशन इज द प्रायमरी मोटिव्ह. जर आपण हे दोघांपैकी एक चूज करायचं असेल तर आपण सी चूज करू. सध्या आन्सर सी आहे. वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मेन. हे पण नाही आहे. आन्सर इज सी. हा शेवटचा असेल बहुतेक. नाही अजून एक आहे. ठीक आहे. अच्छा, एकाच पॅराग्राफवर 2 क्वेश्चन आहे. 72 2 क्वेश्चन आहेत. आपण पॅसेज वाचूच. मोस्ट पीपल वुड अग्री दॅट टेलिंग डेलिबरेट लाईज इज रॉंग एक्सेप्ट परहॅप्स इन सर्टन स्पेशल सिच्युएशन्स वेअर मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ. ठीक आहे. इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबॅबली टेल अ गुड मेनी मोर लाईज दॅट माइट बी रिगार्डेड ॲज सिमॅटिक लाईज. म्हणजे सिमॅटिक लाईज म्हणजे म्हणजे दिस विल नॉट बी रिगार्डेड ॲज अ सिन. सिन मग सांगितलं तुम्हाला काय आहे? देअर यूज ऑफ वर्ड्स कंटेन सम मेजर ऑफ फॉल्सहुड मोर ऑर लेस डेलिबरेटली. आपण म्हणजे कोणत्या कंडिशनमध्ये ट्रू बोलायचं फॉल्स बोलायचं हे आपण डिसाईड करतो आणि प्रत्येक कंडिशनमध्ये फॉल्स बोलणं हे चुकीचंच नाही आहे असे सांगितलं पाहिजे. आयडिया इज अबाउट नाही काय आयडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॅसेज मेन्शन्स इज. अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ पॅसेज बघ लिहिलेलं आहे. फर्स्ट पार्ट ऑफ पॅसेज काय म्हणत आहे? अग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाईज हे म्हणत आहे पॅराग्राफ. टेलिंग लाईजच्या अग्रीमेंटबद्दल नाही बोलत आहे पॅराग्राफ. हा, डिसअग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाईज पूर्ण वाचा पहिले. डिसअग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ और डिसअग्रीमेंट अबाउट द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ. ठीक आहे ना. तर एका त्याच्यावर तुम्ही जास्त वेळ घालवू नका. नाही कळलं समोर चला, तुम्हाला एखादी सापडेलच. डी इज द आन्सर. परत तोच पॅसेज आहे ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॅबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल? मिक्सिंग अप ऑफ ट्रू अँड फॉल्स. इंटेन्शनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विथ फॉल्स. इथे लिहूनच आहे. मोर ऑर लेस डेलिबरेट म्हणजे काय? इंटेन्शनल. तर बी. फॉल्सिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स नाही. कम्प्लीट कन्सिलमेंट ऑफ ट्रूथ. ठीक आहे ना. बी. सो दिस completes our 2021 paper. Okay. So for online and offline students, there will be a batch starting soon for mains
pre UPSC 2025 batch. Okay, so please contact the office in the given numbers. So we will start with 2020 paper in the next class. Okay.